हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कई दिनों से आर्यन ब्रह्मपुत्र एकेडमी में खुद बालवीर सर से ट्रेनिंग ले रहा था, इसलिए आर्यन भी मार्शल आर्ट की स्किल्स में काफ़ी ताकतवर और तेज हो गया था। घर पर साथ में रहते हुए अलेक्जेंडर ने भी काफ़ी स्किल्स आर्यन से सीख ली थी, मगर अलेक्जेंडर को भी अनिका की तरह ही एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए इंटरनेट के जरिए अलेक्जेंडर ने काफ़ी एक्यूपेंचर की तरकीबें सीख ली थी। अलेक्जेंडर यह जानता था कि कहाँ पर सुइयाँ चुभाने से इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जब उस खतरनाक आदमी ने रिया को पकड़ रखा था, तब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ने आंखों के इशारे से आपस में ही प्लानिंग की और मौका देखते ही अलेक्जेंडर ने उस आदमी के पैरों में सुइयाँ चुभो दी, जिसकी वजह से वो कमर से झुक गया। उसके झुकते ही आर्यन ने वो छोटा सा चाकू निकाला जो रोहित ने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए दे रखा था। रोहित जानता था कि हालात बहुत ख़राब थे और आर्यन के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता था। आर्यन और अलेक्जेंडर की किडनैपिंग के बाद खास रोहित ने आर्यन को अपने बचाव के लिए वो चाकू दे रखा था। जैसे ही चुभी हुई सुइयों के दर्द की वजह से वो आदमी कमर से झुका, आर्यन ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार से वह चाकू उसके सीने के आर पार कर दिया। आर्यन और अलेक्जेंडर की फाइटिंग स्किल देखकर रिया भी काफ़ी हैरान हो गई थी। रिया उस खतरनाक आदमी की गिरफ्त से छूट चुकी थी, मगर रिया को इस बात की खुशी से ज़्यादा इस बात को लेकर इरिटेशन हो रही थी कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अलेक्जेंडर जैसी नहीं थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ कमर में रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा यह तो बहुत गलत बात है। तुमने अलेक्जेंडर और आर्यन को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, मगर मैं तो बिल्कुल नहीं जानती कि कैसे फ़ाइट करना है। मुझे अगर अपने आप को बचाना होगा तो मैं कैसे बचाऊंगी? मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। कुछ भी हो जाए मैं भी बालवीर सर से मार्शल आर्ट सीखूंगी। तभी पीछे खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन ने एक दूसरे को हाई फाई देते हुए रिया से कहा, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये दो भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं। छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। वहाँ खड़े सारे के सारे लोग बच्चों की हरकत को देखकर हैरान हो गए। जब वहाँ खड़े सारे बड़े बच्चों को देख रहे थे, तब अचानक अनिका ने अपनी तेज़ नज़रें अपने ठीक सामने खड़े अक्षय वर्मा पर डाली और धीमी आवाज़ में कहा, जाने दो उन्हें। अक्षय अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उनसे आयशा को जाने नहीं दिया तो अनिका उसका बहुत बुरा हाल करने वाली थी। अक्षय के साथ खड़े उसके साथी भी समझ गए थे, अगर इतने छोटे बच्चे उनके खतरनाक आदमी को ऐसा हाल कर सकते थे तो अनिका खुद अपने लोगों के साथ मिलकर उनका क्या हाल करने वाली थी। अक्षय के सारे आदमियों के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। वो चाहते थे कि उनका बॉस आयशा को छोड़ दे और उन्हें मौत के मुंह से बचा ले, मगर अपने बॉस को ऐसा करने के लिए कोई नहीं कह रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बॉस को यह कह सके कि वह आयशा मारवा को छोड़ दे। अक्षय कुछ देर तक अपने पास खड़ी आयशा को देखता रहा और फिर धीरे से उसके सामने से हट गया। आयशा पिछले कई दिनों से अक्षय के साथ रह रही थी। वो जानती थी इतनी आसानी से अक्षय उसे जाने देने वाला नहीं था, मगर जब अक्षय ने आयशा को आगे जाने के लिए रास्ता दिया तब खुद आयशा भी हैरान रह गई। आयशा अनिका को देखकर धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका भी बड़े ध्यान से आयशा का हर कदम देख रही थी। अनिका और उसके साथी पूरी तरह से तैयार थे कि अगर बीच रास्ते में अक्षय या उसके कोई साथी भी हरकत करने की कोशिश करें तो वो लोग भी जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आयशा धीरे धीरे एक एक कदम अनिका और बच्चों की ओर आगे बढ़ाने लगी। आयशा की सांसें भी तेज़ होने लगी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अक्षय कितना खतरनाक आदमी था। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आयशा मारवा अनिका के बिल्कुल पास पहुंच गई। अनिका के पास पहुंचकर आयशा ने अनिका को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अनिका ने अपनी नज़रें अक्षय पर जमा रखी थी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि अक्षय कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने वाला था, तब आयशा को शांत करने के लिए उसने कहा, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब आप आपके परिवार के साथ हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अनिका के अलग होने के बाद आयशा ने तीनों बच्चों को एक एक करके गले लगा लिया और उन्हें बहुत सारा प्यार करती रही। कहीं न कहीं आयशा ने भी जहाज़ पर यह उम्मीद कहीं न कहीं छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी अपने पोते पोती को वापस देख पाएगी, मगर तीनों बच्चों को अपने सामने देखकर आयशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर बिना कुछ कहे इशारे से एक सवाल किया। आयशा अच्छे से जानती थी कि अनिका क्या सवाल पूछना चाहती थी।
आयशा ने भी इशारा करके अनिका को जवाब दे दिया। तब अनिका ने अपने साथियों से कहा, चलो यहाँ से, छोड़ दो इन लोगों को। जब अनिका ने अपने साथियों से यह बात कही तब कहीं ना कहीं अक्षय के साथ आए सारे साथियों ने राहत की सांस ली। मगर ठीक उसी वक्त अक्षय धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। अनिका के साथ आए सारे लोग फिर से अलर्ट हो गए। सूरज और जहांगीर भी अनिका के सामने आकर ढाल की तरह खड़े हो गए। जहांगीर ने अक्षय की ओर देख कर कहा, आप अपने कदम वहीं रोक लीजिए, वरना हमें भी मजबूरन कोई ठोस कदम उठाना होगा। अनिका ने अक्षय की आंखों में अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि वो लड़ाई करने आगे नहीं बढ़ रहा था, वो कुछ कहना चाहता था। अनिका ने इशारा करके जहांगीर और सूरज को अक्षय के रास्ते से हटाने को कहा। अनिका के बिल्कुल पास आकर अक्षय ने आयशा की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ आज भी तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, और इसीलिए कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, तो क्यों न हम लोग एक साथ खुशी खुशी हमारा जीवन बिताएं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन रोक रहा है तुम्हें? अक्षय की बात पूरी होते ही आयशा अपनी जगह से आगे चलकर आई और अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है? इस बात का तुरंत जवाब देते हुए अक्षय ने कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि तुमने मुझे छोड़कर उस हंसराज के साथ शादी की। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। भले ही अब तक 25 साल गुजर चुके हैं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार तब था वो प्यार अब भी है। जैसे ही अक्षय ने यह बात कही, आयशा ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए अक्षय को आगे बोलने से रोक लिया। आयशा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैं कभी तुमसे मिली थी। अगर मैं तुमसे मिली ही ना होती तो आज मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ ना होता। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस हो। बस अब तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि दोबारा कभी ज़िंदगी में तुमसे मुलाकात ना हो। चले जाओ यहाँ से और हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाना, क्योंकि पिछले 25 सालों में मैंने कभी तुम्हें याद नहीं किया। आयशा की एक एक बात अक्षय के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर कोई छुरी चला रहा था। जैसे ही आयशा की बात पूरी हुई, अनिका ने उसे इशारा किया और वापस चलने के लिए कहा। धीरे धीरे आयशा और अनिका अक्षय के सामने से गुजरते हुए वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। इसके बाद एक एक करके सारे लोग वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद वहां सिर्फ अक्षय और कुछ चुनिंदा लोग बच गए थे। कहने को तो अक्षय इन सब लोगों का बॉस था, मगर इस वक्त अक्षय की हालत किसी सड़क छाप भिखारी से कम नहीं थी। जो लोग अक्षय से तनख्वाह लिया करते थे उनकी नज़रों में आज गरीब और कोई नहीं था। सबकी नज़रों में अक्षय के लिए सिंपैथी थी। अक्षय के लिए यह दिन मौत से भी ज़्यादा भयानक था। अंकुर नायक वही खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे बॉस की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी हालत में उसे अपने बॉस को इमोशनल सपोर्ट देना ही होगा। इसलिए हिम्मत करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अंकुर ने अक्षय से कहा, सर मुझे लगता है कि आपको आयशा जी को भूल जाना चाहिए। चलो हम वापस चलते हैं। अंकुर की बात सुनते ही अक्षय ने जवाब देते हुए कहा, जो दुनिया मैंने उसके लिए बसाई थी उस दुनिया में अगर आयशा ही नहीं होगी तो मैं उस दुनिया में जाकर क्या करूँगा। अंकुर ने अपने बॉस को समझाते हुए कहा, मगर बॉस ये वक्त सही नहीं है, हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको उन्हें वापस भी पाना है तो फिर हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब आप उस पोजीशन में हो कि हम दोबारा उनको हासिल कर सके। इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू जम गए थे। अपने दांत कचकचाते हुए अक्षय ने अंकुर से पूछा, वो आदमी कहाँ है जिसने रिया को कब्जे में लेने की कोशिश की थी? अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके आदमी उसके हुक्म के खिलाफ कोई भी काम करे। वह यह भी जानता था कि अक्षय भले ही कितना भी खतरनाक आदमी हो, मगर आयशा के सामने वो अपनी छवि अच्छी रखना चाहता था। रिया पर हमला करके उसके आदमियों ने अक्षय की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। यह बात भी अंकुर अच्छी तरह से जानता था। अंकुर ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों में से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। तुमने वो कदम क्यों उठाया? तुमसे किसने कहा था कि तुम उस बच्ची पर अटैक करो? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, मुझे लगा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास यहाँ से बचकर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त मुझे जो सबसे सही लगा वही कदम मैंने उठाया, और फिर यह कदम तो मैंने बॉस को ही बचाने के लिए उठाया था। अगर वो बच्चे इतने तेज़ नहीं होते तो हम ज़रूर आयशा जी को यहाँ से अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते। भले ही वो आदमी अक्षय के लिए काम करता था और उसने जो भी कुछ किया
वह अक्षय के लिए किया था, मगर अक्षय को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उस आदमी की वजह से आयशा के मन में उसके लिए नफरत बढ़े। अंकुर की ओर देखते हुए अक्षय ने कहा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात नहीं सुनते। अपने बॉस की ये बात सुनते ही अंकुर ने अपने कुछ और साथियों को इशारा किया। वो साथी अंकुर का इशारा मिलते ही उस आदमी को पकड़कर झाड़ियों के अंदर ले गए। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अब उस आदमी का गैंग में कोई काम नहीं था, और जो आदमी गैंग के लिए कोई काम का नहीं था उसके दुनिया में भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अक्षय और अंकुर धीरे धीरे अपने कदम अपनी कार की ओर आगे बढ़ाने लगे। अंकुर ने दबी हुई धीमी आवाज़ में अक्षय से पूछा, बॉस क्या करें, अपने देश वापस चलें? कुछ देर सोचने के बाद अक्षय ने अंकुर से कहा, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है यहाँ से जाने का। मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। वहाँ जब अनिका और आयशा बच्चों के साथ रोहित के विला में पहुँचे तब आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों को संभालने के लिए मैं आ गई हूँ। तुम्हें बच्चों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। आयशा की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। वो बिना कुछ समझे बस हैरानी से आयशा को देखती रही। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आयशा उनसे क्या कहना चाहती थी। उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चे अभी छोटे हैं, दादी माँ को माँ समझने में ज़्यादा देर नहीं होगी, मगर तुम्हारे पास अभी पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी अकेलेपन में गुजारी है उसी तरह तुम भी अकेली रह जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है। अगर तुम्हारी जगह रोहित होता तो मैं उसे भी यही सलाह देती। जिस तरह रोहित मेरा बेटा है वैसे ही तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकती। तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो, इसी में मेरा सुख है, और अब बच्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका धीरे धीरे आयशा की बात समझने लगी थी। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए, मुझे अपना और अपनों का ख्याल रखना अच्छी तरह से आता है। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ करती, आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम और रोहित एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मगर कुदरत के आगे कौन जीत सका है। हो सकता है तुम्हारा और रोहित का साथ यहीं तक का था, मगर साथ ही छूट जाए तो सफ़र नहीं रुक जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र प्रगति की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ रोहित तुम्हें देखना चाहता था। रोहित जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से वो सिर्फ इस वक्त तुम्हारी खुशियों के बारे में सोच रहा होगा, और रोहित की माँ होने के नाते मुझे भी तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचना है। मेरा मन ही जानता है कि मैंने क्या खोया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी बंधनों के पिंजरे में कैद कर दूं। और अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आयशा रोहित से कितना प्यार करती थी। रोहित की मौत की खबर सुनने के बावजूद आयशा अपनी बहू को ये सलाह दे रही थी कि वो रोहित को भूलकर किसी और को अपना जीवन साथी बना ले। कहीं ना कहीं अनिका को इस बात पर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि सिर्फ अनिका जानती थी कि रोहित सिर्फ लोगों की नज़रों में मरा था, मगर वो इस दुनिया के किसी कोने में बड़े ही आराम से किसी कोने में बैठकर सारा खेल देख रहा था। अनिका ने अब तक आयशा को बताया नहीं था कि रोहित जिंदा था, इसलिए आयशा अपने बेटे के गम में अपनी होने वाली बहू को कोई और जीवन साथी तलाशने की सलाह दे रही थी। इससे पहले कि आयशा अनिका को और कुछ कहती, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, देखिए, इससे पहले कि आप आगे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आयशा बड़े ही ध्यान से अनिका की बातें सुनने लगी। अनिका ने आयशा को सोफा पर बिठाते हुए कहा, देखिए, अब आप वापस आ गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपको सौंपना चाहती हूं। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अगर आप बच्चों की और कंपनी की जिम्मेदारियां संभाल लें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अनिका की बात सुनते ही आयशा काफ़ी हैरान हो गई। आयशा मन ही मन ये सोचने लगी कि अभी उसके बेटे की चिता की आग भी नहीं बुझी थी कि अनिका ने कोई और जीवन साथी चुन भी लिया था। अपना सर झुकाकर आयशा ने उससे कहा, मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी खुशी में ही रोहित की खुशी है, तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी। मगर क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरा मतलब है, इस वक्त कौन सा ज़रूरी काम है जिसके लिए तुम बच्चों को और कंपनी को मेरे हवाले छोड़कर बाहर जाना चाहती हो? अनिका ने यहाँ वहाँ देखकर दबी हुई आवाज़ में उनसे कहा, मैं रोहित को ढूंढना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनने के बाद आयशा कुछ देर तक लगातार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। देखते ही देखते आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने अपने दोनों हाथ अनिका के गालों पर रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस तरह की खबरें स्वीकार करना इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, मगर तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी काबिल डॉक्टर हो, तुम्हें वास्तविक जीवन को समझना ही होगा। जो हुआ है उसे एक्सपेक्ट करना होगा।
कुदरत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, ना तो तुम ना मैं। अनिका ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं सचमुच रोहित को ढूंढने जा रही हूँ। अनिका ने यह बात इतनी कैजुअली कही थी कि अनिका के रिएक्शन देखकर उनको ये लगने लगा कि रोहित की मौत की खबर सुनकर अनिका को कोई गहरा मानसिक सदमा लगा था, जिसकी वजह से अनिका इस तरह की बातें कर रही थी। अपनी जगह से खड़े होते हुए आयशा ने अनिका से कहा, देखो बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा। मैं नहीं जानती थी कि तुम रोहित से इतना प्यार करती हो। रोहित मेरा बेटा था, मगर फिर भी मैं एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कहूँगी कि मेरे बेटे को भूल जाओ। वो अब तुमसे और मुझसे काफ़ी दूर जा चुका है। हमें अपने अतीत को भूलना होगा। रोहित भी कहीं ना कहीं यहीं से आता होगा। बस तुम ये समझ लो कि आज के बाद रोहित तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखेगा, तुम्हारी आंखों से बच्चों को बड़ा होते हुए देखेगा, बच्चों की कामयाबी देखेगा, और तुम्हारी आंखों से दुनिया देखकर उसे जो खुशी महसूस होगी वो खुशी उसे देना तुम्हारा फर्ज है। अपने आप को संभालो। मैं जब तक जिंदा हूँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आयशा को किस तरह समझाए। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए रोहित जिंदा है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, आयशा ने पूरी बात करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि रोहित हम दोनों के दिलों में ज़िंदा है, और जब तक हम जी रहे हैं हम उसे अपने दिल में ज़रूर ज़िंदा रखेंगे। इससे पहले कि आयशा अपनी बात आगे बढ़ा पाती, अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे आप सुनती क्यों नहीं मेरी बात। रोहित ज़िंदा है, मतलब रोहित सचमुच ज़िंदा है। वो मेरी आंखों से नहीं है, अपनी आंखों से दुनिया देख रहा है इस वक्त। रोहित जिंदा है का मतलब यह है कि रोहित सांसें ले रहा है। रोहित ना ही सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि हमें भी इस वक्त कहीं से देख रहा है। रोहित अभी इस दुनिया में है, रोहित जिंदा है। अनिका की ये बात जैसे अचानक पूरे विला में गूंजने लगी थी। अनिका की बात पूरी होने के बाद कुछ देर तक पूरे विला में सन्नाटा छाया रहा। आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सांस लेते हुए आयशा ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए छटपटाती हुई आंखों से अनिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि रोहित मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। आयशा के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी थी। आयशा ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह के शब्दों से ऊपर वाले का शुक्रिया करे। आयशा ने दिन रात भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी कि किसी तरह से उसे ये खबर मिले कि उसके बेटे की मौत की खबर झूठी थी, और आज आयशा की प्रार्थना जैसे ऊपर वाले ने सुन ली। आयशा जैसे खुशी के मारे पागल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को अगला सवाल क्या पूछे। कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए आयशा ने अनिका से पूछा, कहाँ है रोहित, वो कैसा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मगर उसने इस तरह की अफवाह क्यों फैलाई है कि वो मर चुका है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है, मुझे ले चलो उसके पास। आयशा के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब वो अभी इसी वक्त जानना चाहती थी। अनिका के लिए आयशा के ज़्यादातर सवालों का जवाब देना बेहद मुश्किल था, मगर आयशा के इमोशंस को समझते हुए अनिका ने एक जगह पर उन्हें बिठाते हुए कहा, देखिए अभी तो मैं खुद भी नहीं जानती कि रोहित कहाँ है, उसने ऐसा क्यों किया है। बस मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है और उसी अंदाजे से मैं रोहित को ढूंढने जा रही हूँ। आयशा फटी हुई आंखों से अनिका को देखते रही। उसके बाद अचानक ही आयशा ने अनिका से पूछा, क्या तुम जानती हो इस वक्त कहाँ है। अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आयशा से कहा, मुझे लगता है वो लंदन पहुँच गया है, इसलिए यहाँ पर कंपनी और बच्चों को आपके हवाले करके मैं भी कुछ दिन के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। आयशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उनके चेहरे पर घबराहट महसूस होने लगी थी। आयशा ने अनिका से अटकती हुई आवाज़ में पूछा, मगर वो अब तक घर क्यों नहीं लौटा है, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करके बताया है कि वो लंदन में है। उनके इस सवाल पर अनिका ने अपना सिर झुका लिया और फिर धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, रोहित ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। अनिका का जवाब सुनकर आयशा का चेहरा काफ़ी उतर गया। अचानक उनके मन में जो उम्मीद की किरण जगी थी वो धीरे धीरे फिर से बुझने लगी थी। फिर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक से अनिका से कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर वो जिंदा है तो तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, तुम्हें बताता क्यों नहीं है कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हादसे के बाद रोहित अपनी याददाश्त खो बैठा हो, उसे ये भी याद नहीं हो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। हो सकता है रोहित बच्चों को भी भूल गया हो। अनिका भी श्योरिटी से इस बात को नहीं कह सकती थी। अनिका कन्फ्यूजन में अपना सिर हिलाते हुए आयशा से कहने लगी, देखिए इस वक्त तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि रोहित कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है।
ये भी कह पाना मुश्किल है कि आप जो कह रही हैं वो सही है या गलत। अनिका की बात सुनते ही आयशा ने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अनिका का कंधा पकड़ते हुए कहा, देखो बेटा, फिर तो तुम्हें जल्दी से लंदन पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि रोहित को अगवा करने की किसी की बहुत बड़ी साजिश हो। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि रोहित के पीछे कितने लोग पड़े हैं। मैं इतने साल रोहित से दूर रही थी, मगर मैं जानती हूँ कि कितनी लड़कियाँ रोहित के पास आने के लिए, उसे करीबी बढ़ाने के लिए क्या क्या करती थी। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से किसी की साजिश हो। रोहित की याददाश्त से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर शायद वो रोहित को अपना बनाना चाहती हो। इससे पहले कि रोहित सब कुछ भूल जाए, जाकर ढूंढो उसे। आयशा की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आयशा जो कह रही थी उससे लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है या कोई घटिया टेलीविज़न शो। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, ये भी हो सकता है कि अगर रोहित ने इस तरह की अफवाह अपने ही बारे में फैलाई है तो शायद कोई बहुत गहरा मकसद जुड़ा होगा इसके पीछे। तुम जल्दी से जल्दी लंदन जाने की तैयारियां करो। मैं यहीं हूँ बच्चों के पास। तुम बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों को इस वक्त लंदन ले जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। अनिका जानती थी कि कंपनी की और घर की जिम्मेदारियां आयशा अच्छी तरह से निभा लेगी। V16 पावर ड्रग ढूंढने के लिए अब अनिका का लंदन पहुंचना बेहद ज़रूरी था। बच्चों की और कंपनी की जिम्मेदारी है आयशा को सौंपने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी से कहकर लंदन जाने की उसी रात की टिकट निकलवा ली। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों से दूर होना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही घंटों में वो लंदन जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बच्चों को क्या कहे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके और रोहित के बिना बच्चों के लिए रहना बहुत मुश्किल होने वाला था। वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों को कन्विंस करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। मगर अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 पावर ड्रग का मिलना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए किसी भी हालत में अनिका का स्टे यूनिवर्सिटी जो लंदन में है वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। अनिका लंदन जाने की तैयारियां कर रही थी कि उसके कानों पर एक प्यारी सी आवाज़ पड़ी। नन्ही सी रिया अनिका के कमरे में आकर कहने लगी, मम्मा, क्या आप लंदन जा रही हो? भले ही रिया के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर रिया की आंखों में अपनी माँ से बिछड़ने का गम अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। रिया के ठीक पीछे उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका जानती थी कि तीनों बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होने वाला था। अनिका यह भी जानती थी कि अब तीनों बच्चों को या तो रोहित के साथ या तो अनिका के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। अनिका या रोहित ने तीनों बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। नन्ही सी रिया यह तो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मम्मा हमेशा बिजी रहती थी, मगर बचपन से लेकर आज तक अनिका कभी इतनी दूर रिया को अकेले छोड़कर कभी नहीं गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह बच्चों को कैसे समझाए। रिया के पास आकर घुटनों के बल बैठते हुए अनिका ने रिया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, मम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट काम से लंदन जाना है। काम ऐसा है कि मैं तुम तीनों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब कुछ दिनों के लिए तुम तीनों को एक ही दूसरे का सहारा बनकर रहना है। तुम तीनों को एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। रिया नहीं जानती थी कि वह अपने मम्मा को कैसे कन्विंस करे कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। इसलिए बात बनाते हुए रिया ने अनिका से कहा, मगर मैं भी बड़ी मौसी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बड़ी मौसी लंदन गई हैं, इसलिए आप भी जा रही हो। मैं भी मिलना चाहती हूँ बड़ी मौसी को। अनिका अपने ट्रिप का कारण बच्चों को नहीं बता सकती थी, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि उसके तीनों बच्चे काफ़ी समझदार थे। बाकी 6 साल की उम्र के बच्चों से इन तीनों का इमोशनल कॉन्वेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अनिका ने रिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, अगर पॉसिबल होता तो फिर मम्मा कभी तुम तीनों को छोड़कर नहीं जाती, मगर समझने की कोशिश करो। बड़ों के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को साथ में नहीं ले जाया जा सकता। अनिका के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। बच्चे भी अनिका को देखकर समझ गए थे कि अनिका नहीं बता सकती थी कि वह उन्हें क्यों अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। तभी अलेक्जेंडर ने आगे आकर अनिका से पूछा, आप वापस कब आएंगी? यह पहली बार था जब अलेक्जेंडर ने उससे ऐसा कोई सवाल किया था। इसका मतलब साफ था कि अनिका के जाने के बाद अलेक्जेंडर भी अनिका को मिस करने वाला था। अनिका के लिए यह पल जितनी खुशी देने वाला था, उतना ही उस पल में उसे दुख का एहसास हो रहा था। अलेक्जेंडर का प्यार महसूस करते ही उसे उसके प्यार को छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए लंदन जाना था। अनिका ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ कह नहीं सकती।
अभी की अभी मुझे कितना वक्त लगेगा। हो सकता है कि 1 महीने में लौट आऊँ, यह भी हो सकता है कि मैं 3 महीने में वापस आऊँ। वो दरअसल काम ऐसा है कि समय का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तीनों बच्चों में आर्यन सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का था। आर्यन समझ चुका था कि अनिका जरूर कोई ऐसी बात बच्चों से छुपा रही थी जो इस वक्त बच्चों के लिए जानना सही नहीं हो सकता था। अनिका को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आर्यन ने अपने भाई बहन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र मत करना मॉम, मैं इन दोनों का ख्याल अच्छी तरह से रखूँगा। जैसे ही आर्यन ने यह बात कही, अलेक्जेंडर ने अपने कंधे से आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा, तुम कैसे हमारा ख्याल रखोगे? मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग जो करना चाहो कर सकते हो, मगर इतना याद रखना कि हम तीनों में से सबसे ज़्यादा क्यूट हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलकर मेरा ख्याल रखना है। रिया की बात सुनते ही दोनों भाइयों ने अपने सर पर अपने हाथ मार लिए। दोनों भाइयों का रिएक्शन देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर जब रिया ने पलट कर फिर से अपनी मम्मा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। रिया ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका से कहा, मम्मा आप जा रही हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको बाय बाय कहने नहीं आऊँगी, क्योंकि आपको जाता हुआ मैं नहीं देख सकती, मैं बहुत सैड हो जाऊँगी। जब रिया ने यह बात कही तब अलेक्जेंडर और आर्यन की भी नज़रें झुक गई। अनिका अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती थी। अनिका जैसी लड़की जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी बड़ी हिम्मत से परिस्थितियों का सामना करती थी, वह ऐसे नाजुक पल में बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने एक और शब्द कहने की कोशिश की तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और उसका बच्चों से बिछड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर वो जानती थी कि लंदन पहुंचना उसके लिए कितना ज़रूरी था। इसलिए अपने आप को संभालते हुए अनिका ने तीनों बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों, अब मुझे जाना है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप लोग जाकर खेलो। बच्चों के जाने के बाद अनिका फिर से लंदन जाने की तैयारियां करने लगी। बार बार अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि बच्चे 3 महीनों तक कैसे उसके बगैर रहेंगे। वो ये भी नहीं जानती थी कि लंदन में उसे कितना वक्त लगने वाला था। V16 पाउडर तक पहुंचना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था या कितना आसान होने वाला था, इस बारे में भी अनिका बिल्कुल नहीं जानती थी। अनिका को सिर्फ शक था कि रोहित लंदन में पहले से मौजूद था, मगर इस बात का भी उसके पास कोई सबूत नहीं था। लंदन जाने की फ़्लाइट देर रात 1:30 बजे की थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अनिका जब लंदन जाने के लिए निकल रही थी, तब अनिका ने सोचा कि बच्चों को जाकर एक बार गुड बाय कह दे। मगर तभी अनिका को रिया की कही हुई बात याद आई। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह बच्चों को गुड बाय कहना बच्चों और अनिका दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इसलिए अनिका ने मन बना लिया कि वह बिना बच्चों से मिले ही सीधे एयरपोर्ट के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो जाएगी। कार में सामान रखने के बाद अनिका ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। अनिका के मन में काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लंदन पहुंचने के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाएगी। बच्चों से बिछड़ने का दुख, अलेक्जेंडर के लिए V16 पावर ड्रग का मिलना, क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग, रोहित का लापता होना, ऐसी कई सारी बातें अनिका के दिमाग में घूम रही थी। कुछ ही देर में एयरपोर्ट आने ही वाला था, तभी अनिका के मोबाइल फ़ोन पर आयशा का कॉल आने लगा। अनिका ने सोचा कि अनिका बिना बच्चों से मिले निकल गई थी, इसलिए आयशा ने बच्चों के साथ बात करवाने के लिए उसे कॉल लगाया था। मगर जैसे ही अनिका ने कॉल कनेक्ट किया, अनिका के कानों में आयशा की तेज़ सांसों की आवाज़ पड़ने लगी। उनकी आवाज़ से वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने अनिका से कहा, अनिका बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने जैसे ही ये बात कही, अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी रोक दे। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैंने नौकरों से कहा कि वो पूरा बंगला छान मारे, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अक्सर खेलते हुए बच्चे पीछे के गार्डन में चले जाते हैं, मगर इस वक्त वहाँ भी नहीं है। मैंने सारे नौकरों को यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए कहा है, मगर अब तक बच्चों का कोई पता नहीं चला है। अनिका, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इससे पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई थी, क्या फिर से किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया है? आयशा की बात सुनते ही अनिका हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चों को उठाकर ले गया होगा। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय अब तक देश छोड़कर गया नहीं था। क्या अक्षय ने अपना बदला पूरा करने के लिए ऐसी हरकत की थी? यह भी जानती थी कि अक्षय के अलावा रोहित और अनिका के दिल्ली में कई सारे दुश्मन मौजूद थे। मगर अनिका ये भी जानती थी कि किस तरह बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है।
आयशा का फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर तभी अनिका के कानों पर हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ड्राइवर ने कार बीच रास्ते में रोक दी थी। रात होने की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कोई ट्रैफिक भी नहीं था, कहीं से कोई शोर नहीं हो रहा था। कार का इंजन भी बंद था और इसलिए अनिका को धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कार से उतरकर पीछे आवाज़ की डायरेक्शन में चलने लगी। उसको महसूस हुआ कि आवाज़ कार की डिग्गी में से आ रही थी। जब बड़े ही ध्यान से अनिका ने डिग्गी से आने वाली आवाज़ सुनने की कोशिश की, तब अचानक वो ये सुनकर हैरान रह गई कि अंदर से तीनों बच्चों की आवाज़ आ रही थी। रिया बड़े ही गुस्से में कह रही थी, अरे तुम दोनों जरा इधर उधर सरक के बैठो ना, देखो यहाँ मेरे लिए कितनी कम जगह है। इस पर अलेक्जेंडर ने कहा, सबसे ज़्यादा जगह तुमने ले रखी है, हम दोनों को देखो इन दो बैग्स के बीच में कैसे फिट हो गए हैं। तभी आर्यन ने कहा, अब दोनों चुप हो जाओ, लगता है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब यह सोचो कि आगे क्या करना है। नन्ही सी रिया ने जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम एक एक बैग के अंदर घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही अनिका ने डिक्की खोली, अचानक तीनों बच्चों के मुंह से चीख निकल गई। अनिका को सामने देखकर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और डिक्की से बाहर निकलते हुए अनिका से कहा, अरे वाह, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अनिका ने अलेक्जेंडर और आर्यन को भी डिक्की से बाहर निकलते हुए कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते थे तुम लोग, क्या इस तरह कोई लंदन पहुंच सकता है क्या? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, हमें यह तो पता नहीं कि लंदन किस तरह पहुंचा जा सकता है, बस हमें ये पता है कि हम आपके साथ लंदन जाना चाहते हैं। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए पूछा, मुझे पता है कि आप मेरे लिए दवाई लेने जा रही हैं लंदन। ज़रा सोचिए कि अगर आपको 3 महीने के अंदर वो दवाई नहीं मिली तब क्या होगा। जब आप वापस लौटेंगी तब अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर आप उस दवाई का क्या करेंगी? अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अलेक्जेंडर को इस हालत में छोड़कर लंदन कैसे जा सकती थी। इस बार अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई थी। अनिका एक माँ थी और वो अपने ही बेटे की मौत के बारे में इस तरह की बात कैसे सुन सकती थी। कहीं ना कहीं अनिका को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि अगर उसे V16 पावर ड्रग नहीं मिला तो वो क्या करेगी। अलेक्जेंडर की बात सच भी हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि वो लंदन में V16 पावर ड्रग ढूंढती रह जाए और यहाँ अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि अनिका का ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाए। अगर अलेक्जेंडर की ज़िंदगी के ये आखिरी 3 महीने थे तो अनिका हर पल अलेक्जेंडर के साथ गुजारना चाहती थी। नन्ही सी रिया ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर की बीमारी के लिए तुम दवाई ढूंढने जा रही हो वहाँ पर, मगर हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, आई प्रॉमिस यू। हम लोग कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आर्यन ने भी रिया की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मॉम, तुम हमें साथ ले जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पापा भी इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं, चाहे हम जितने भी समझदार हों, मगर तुम दोनों के बिना कैसे रह सकते हैं। हम तीनों तो अभी 6 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। अनिका जानती थी कि आर्यन इस तरह का लड़का नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार आर्यन ने अपनी मॉम को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। नन्हे अलेक्जेंडर ने घुटनों के बल बैठी अनिका के पास आकर कहा, वैसे तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी है और मैं अकेले रहना पसंद भी करता हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ रहकर मुझे आप लोगों की आदत पड़ गई है। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बचे कुछ दिन बहुत कम है, मैं वो सारे दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये बात कहूँगा, मगर आप अगर हम लोगों को छोड़कर चली जाएंगी तो हो सकता है कि मैं आपको मिस करूँ, बिल्कुल आर्यन और रिया की तरह। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि अलेक्जेंडर उसके साथ इस तरह की बातें करेगा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी बात पूरी की रोती हुई अनिका ने उसे गले से लगा लिया। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका के कानों में कहा, हो सकता है 3 महीने बाद जब आप वापस लौटे तब मैं मर चुका हूँ और हो सकता है मुझे अपने दोस्तों के साथ गार्डन में दफना दिया जाए। क्या आप एक बात जानती हैं, मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। उनके मरने के बाद हर रोज़ मैं गार्डन में जाकर ज़मीन के अंदर दफन मेरे दोस्तों के साथ बातें करने की कोशिश करता हूँ। जब वो लोग थे तब तो मेरे साथ खूब बातें किया करते थे, हम लोग खूब मज़े करते थे, मगर जब से वो मर गए हैं तब से वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते।
आप जब तक वापस आएंगे, अगर मैं तब तक ज़मीन के अंदर दफन हो चुका होऊंगा तो आपके साथ बातें कैसे कर पाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि मैं बहुत एटीट्यूड रखता हूँ और आपसे ठीक तरह से बात नहीं करता। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप हम लोगों को अपने साथ ले जाएं। अलेक्जेंडर की इस बात ने अनिका को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अनिका जानती थी कि अब बच्चों को अकेला छोड़ना सही डिसीजन नहीं होगा। हालांकि अनिका कभी नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा हो, मगर इस वक्त उसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना था। अनिका जानती थी कि अगर V16 पावर ड्रग अनिका को नहीं मिला तो फिर अलेक्जेंडर की जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अलेक्जेंडर की ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में वो उसके साथ रहना चाहती थी। वो ममता, वो प्यार जो अनिका अलेक्जेंडर को पिछले 6 सालों में नहीं दे पाई थी, वो अनिका अब उसे देना चाहती थी। तीनों बच्चों को गले लगाने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, तुम लोग भी चलो मेरे साथ लंदन। अनिका की ये बात सुनते ही अचानक तीनों बच्चों ने अपना मूड बदल लिया और ज़ोर ज़ोर से वहीं रास्ते पर हंगामा करने लगे। रिया कार के बोनट पर चढ़कर डांस करने लगी और अलेक्जेंडर और आर्यन भी इस बार रिया की खुशी में शामिल होकर रिया के साथ डांस करने लगे थे। अनिका ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए तीनों बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, अब बंद करो ये शोर शराबा, वरना ड्राइवर अंकल से कहूँगी कि तुम्हें अभी इसी वक्त घर वापस ले जाएं। जैसे ही बच्चों ने अनिका की ये बात सुनी, तीनों बच्चे बिल्कुल खामोश एक लाइन में खड़े हो गए। अनिका ने राजलक्ष्मी को फ़ोन लगाकर कहा कि वो बच्चों के जाने का भी इंतजाम कर दे। राजलक्ष्मी ने परेशान होकर अनिका से फ़ोन पर कहा, मगर मैडम ये कैसे हो सकता है, अब इतनी जल्दी सेम फ्लाइट में टिकट कैसे अरेंज करूँगी मैं। अनिका ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, कुछ भी करो मगर मेरे साथ मेरे बच्चे भी लंदन जाने चाहिए। इस बात का ख्याल तुम्हें रखना है, मुझे नहीं। राजलक्ष्मी ने भी इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अधिकार से कहा, देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूं और आपकी असिस्टेंट हूं, मेडिकल प्रोफेशनल में, आपकी कोई ट्रैवल डिज़ाइनर नहीं हूं मैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि राजलक्ष्मी ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, मगर अनिका भी एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे राजलक्ष्मी कितनी भी अनिका से नाराज़ हो जाए, मगर अनिका के दिए हुए काम को करने से राजलक्ष्मी कभी चूक नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजलक्ष्मी ने अनिका के फ़ोन पर बच्चों के जाने की टिकट्स भी भिजवा दी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मगर हम लोग अपने साथ हमारा सामान नहीं लाए, हम लोग क्या करेंगे, क्या पहनेंगे वहाँ पर। आर्यन भी अलेक्जेंडर की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, नन्ही सी रिया ने अपने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो, बड़ी मौसी वहीं पर रहती हैं, वो हर चीज़ का इंतज़ाम कर देंगी, तुम लोग देख लेना, वो एयरपोर्ट पर हमें लेने ज़रूर आएंगी, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे हम लोगों के। बड़ी मौसी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनसे कह दूं कि तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्यार करे, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। रुको, मैं अभी इसी वक्त बड़ी मौसी को फ़ोन लगाकर कहती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। जैसे ही नन्ही सी रिया ने अपने छोटी सी बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, बड़ी मौसी को भी नहीं। अनिका की इस बात पर रिया हैरानी से अनिका को देखने लगी। दोनों बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों कहा था। तभी अनिका ने बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, हम लोग वहाँ जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं तुम तीनों को भी साथ नहीं ले जा रही थी, मगर तुम तीनों को एक बात अच्छी तरह से समझनी है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। अगर ये बात लोगों को पता चली तो फिर अलेक्जेंडर के लिए दवाई का मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, नन्ही सी रिया ने घबराकर अपना फ़ोन फिर से अपनी बैग में रख दिया। जैसे ही अनिका तीनों बच्चों के साथ फ्लाइट में चढ़ी, उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि वो बच्चों के साथ लंदन में V16 पावर ड्रग कैसे ढूंढेगी और ताकतवर दुश्मनों की नज़रों से अपने आप को और बच्चों को किस तरह बचाएगी। हालांकि उसने अपनी ट्रैवलिंग काफ़ी सीक्रेट रखी थी, मगर वो एक बात अच्छी तरह से जानती थी, क्रिस्टोफर और उसकी गैंग और V16 पावर ड्रग के पीछे पड़े बाकी लोग बहुत खतरनाक थे। वो लोग किसी भी तरह से अनिका को ढूंढ निकालने में कामयाब होंगे, ये बात वो भी अच्छी तरह से जानती थी। मगर अब अनिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जिसे बाहर निकलने का रास्ता उसे खुद को ही ढूंढना था। अनिका बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और बच्चों को वहाँ ले जाना खतरे से खाली नहीं था, ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। फ्लाइट में कुछ देर तक रिया अपने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलती रही। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के साथ कुछ देर खेलने के बाद अब तीनों बच्चे आराम से अपनी अपनी सीट पर सो गए। बच्चों को सोता हुआ देखकर अनिका की दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को किस तरह प्रोटेक्शन दे सकती थी। फिर अनिका की नज़रें सो रहे अलेक्जेंडर पर पड़ी। अनिका ने अलेक्जेंडर के माथे पर अपना हाथ रखा। अलेक्जेंडर का स्पर्श महसूस होते ही अनिका की आंखें भर आई। अलेक्जेंडर के मासूम चेहरे में अनिका को अपनी हार नजर आ रही थी। अनिका उस दिन को कोस रही थी जिस दिन के बारे में लाख कोशिशों के बावजूद अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका को ये नहीं पता चल पा रहा था कि डिलीवरी के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो क्यों अलेक्जेंडर को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनिका जानती थी कि अगर उस रात अनिका ने अलेक्जेंडर को अपने आप से बिछड़ने से बचा लिया होता तो आज अलेक्जेंडर के साथ ये ना हो रहा होता। देखते ही देखते अनिका की आंखों से आंसू छलकने लगे। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अनिका की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखा। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अनिका के गालों से उसके आंसू पोंछे। अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि शायद आप ये सोच रही हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। अगर आप दवाई ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। मगर आप डरिए मत। अगर आप मेरे लिए दवाई नहीं ढूंढ पाई तब भी मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा। भले ही मैं उम्र में अभी काफ़ी छोटा हूँ, मगर एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती। आपके हाथों में जो कुछ भी है वो आप जी जान से कर रही हैं और वो मैं देख पा रहा हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप मेरे लिए इतना सोच रही हैं, वरना मेरे दोस्तों के अलावा मेरे बारे में सोचने वाला और कोई नहीं था। अनिका को अब अलेक्जेंडर की आने वाली ज़िंदगी और उसकी बीती हुई ज़िंदगी दोनों पर काफ़ी तरस आ रहा था। अनिका अलेक्जेंडर को प्यार से थपकियां देने लगी। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर भी मीठी सी नींद में सो गया। 9 घंटे की ट्रैवलिंग में अनिका एक पल भी नहीं सो पाई थी। हालांकि अनिका उन लोगों में से थी जिसे आंखें मूंदते ही गहरी नींद लग जाती थी, मगर इस बार अनिका के लिए गहरी नींद में सो पाना बेहद मुश्किल था। लंदन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब अनिका तीनों बच्चों के साथ एयरक्राफ्ट से उतरी तो सबसे पहले नन्ही सी रिया दौड़कर कन्वेयर बेल्ट के पास गई, जहां से उन्हें अपना सामान लेना था। अनिका लगातार रिया को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा उछल कूद ना करे, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी की भी नज़रों में नहीं आना था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया को संभालने में अनिका की मदद कर रहे थे। तभी अचानक रिया की नज़रें भीड़ भाड़ के बीच चल रहे एक आदमी पर पड़ी। अनिका ने भी जब उस तरफ देखा तब अनिका को एहसास हुआ कि कोई जाना पहचाना सा चेहरा उसे नज़र आ रहा था। तभी अचानक रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और एक जोर की चीख लगाई, डैडी, हम लोग यहाँ हैं। रिया ने अचानक ही डैडी करके अपने सामने किसी को बुलाया था। अनिका रिया की इस हरकत को देखकर चौंक गई थी। उसने रिया और बाकी दोनों बच्चों को भी समझाया था कि उन्हें लंदन पहुंचने के बाद काफ़ी अलर्ट रहना होगा। उसने बच्चों को अच्छी तरह से समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो लोग लंदन पहुंचे थे। नन्ही सी रिया अपने हाथ हवा में लहराते हुए उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी जिसे वो डैड डैड कहकर बुला रही थी। जब अनिका ने अपनी नज़रें उठाकर उस आदमी को देखा तो वो भी हैरान रह गई। भीड़ के बीचों बीच खड़ा हुआ आदमी बिल्कुल रोहित जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी शक्ल अनिका जहाँ खड़ी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थी, मगर उस आदमी की कद काठी, उसके खड़े रहने का स्टाइल सब कुछ रोहित जैसा ही था। उस आदमी ने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था और सर पर एक काली गोल बड़ी टोपी पहन रखी थी। जैसे ही नन्ही सी रिया दौड़कर उस आदमी के पास पहुंची और उसका कोट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी, तभी कुछ बॉडीगार्ड रिया के पास आए और रिया को उस आदमी से दूर ले जाते हुए कहने लगे, अरे बेटा, ऐसा मत करो, उनके पास नहीं जा सकती तुम। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने रिया से ये बात कही, नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, अरे तुम मुझे मेरे डैडी के पास जाने से नहीं रोक सकते, वो मेरे डैडी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बुलाओ उन्हें। रिया के सामने खड़े बॉडीगार्ड से रिया को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारी कोई गलतफहमी हो रही है, वो तुम्हारे डैडी कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे डैडी कहीं और खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, ज़रा जाकर ढूंढो उन्हें इस भीड़ में। नन्ही सी रिया ने अपने पाँव पटक पटक कर अपने सामने खड़े लोगों से कहा, अरे नहीं, ये जो यहाँ खड़े हैं वही मेरे डैडी हैं। ये कहने के बाद रिया ज़ोर ज़ोर से उस आदमी की ओर देखकर कहने लगी, डैडी देखो, मैं आई हूँ। अपने पीछे हो रहे शोर शराबे को सुनकर उस आदमी ने पीछे मुड़कर रिया की ओर देखा। अनिका भी ठीक रिया के पीछे खड़ी थी। जैसे ही रिया और अनिका ने उस आदमी का चेहरा देखा, दोनों के होश उड़ गए। उस आदमी की कद काठी, रंग, खड़े रहने का स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ रोहित की तरह था।
बस उस आदमी का चेहरा रोहित से थोड़ा सा अलग था। उस आदमी की नाक दबी हुई लग रही थी और उसके होंठ रोहित के होंठों से कुछ मोटे थे। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काफ़ी मेकअप लगा रखा था, लेकिन अगर कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी बातें रोहित से हूबहू मिलती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी रोहित था या रोहित के भेष में कोई और आदमी वहाँ खड़ा था। अनिका ने यह बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित लंदन में मौजूद था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि अचानक वो रोहित से इस तरह टकरा जाएगी। वो बड़े ही ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद उसके लिए अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि उसके सामने खड़ा आदमी रोहित मारवा था या नहीं। जब उस आदमी ने मुड़कर रिया को देखा तो वो हैरान रह गया। रिया को अपने सामने खड़ा देखकर उस आदमी ने रिया के पास आते हुए कहा, अरे इतनी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलने आई है। यह कहने के बाद वो आदमी आगे बढ़कर आया, रिया के पास आया और उसके पास आते ही उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर अपना सिर झुका लिया। रिया की आंखें और उस आदमी की आंखें बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी। उस आदमी की आंखों को देखकर नन्ही सी रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो आदमी रोहित से कुछ दुबला था, उसका चेहरा भी थोड़ा अलग था, मगर वो आंखें रिया जानती थी कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल रोहित मारवा की आंखों जैसी थी। अनिका जो ठीक रिया के पीछे खड़ी थी, उसने भी ये बात नोटिस कर ली थी। रिया को देखते देखते अचानक ही वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने रिया से कहा, अरे अब ये इतनी छोटी बच्ची मेरी फ़ैन हो गई है। बेटा, क्या तुम खुद मेरी फ़ैन हो या फिर तुम्हारी माँ मेरी फ़ैन है इसलिए तुम मुझसे मिलने आई हो? जैसे ही उस आदमी ने यह बात कही, रिया के चेहरे पर कन्फ्यूजन नज़र आने लगा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित इतना बदला बदला सा बर्ताव क्यों कर रहा था। जब रिया ने मुड़कर अनिका की ओर देखा तब उस आदमी ने भी उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश की जहां रिया देख रही थी, मगर इससे पहले कि उस आदमी की नज़रें अनिका से टकराती तब तक काफ़ी लड़कियों की भीड़ उस आदमी के आसपास आकर जमा हो गई। एक लड़की ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाते हुए उस आदमी से कहा, प्लीज़ मुझे एक सेल्फ़ी चाहिए। उस लड़की को टक्कर देती हुई कुछ और लड़कियां उस आदमी के सामने आई और कहने लगी, नहीं नहीं, पहले हमें सेल्फ़ी चाहिए। देखते ही देखते भीड़ एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। सभी लड़कियां उस आदमी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेचैन हो रही थी। उस आदमी के आसपास इतनी भीड़ देखकर अनिका काफ़ी हैरान हो गई। भीड़ के बीच से एक लड़की ने निकलकर अचानक उस आदमी को गालों को चूम लिया और कहा, हे राहुल, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे सारे पॉप एल्बम्स, तुम्हारी सारी मूवीज़ मैं 10-10 बार देखती हूँ और सुनती हूँ। मैं इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ राहुल। प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ एक फ़ोटोग्राफ लेने दो। उस लड़की के पीछे पीछे कई और लड़कियाँ भी उस आदमी के साथ सेल्फ़ी खींचने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। उस आदमी ने एक के बाद एक सारी लड़कियों को सेल्फ़ी दी और फिर उस आदमी के बॉडीगार्ड से लड़कियों को वहाँ से जाने को कहा। उस आदमी ने हवा में हाथ लहराते हुए अपने सारे फैन से कहा, उम्मीद करता हूँ आज की शाम तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चीयर करने लगी, मगर उस आदमी की बात सुनकर अनिका और रिया पूरी तरह से हैरान हो गए थे। नन्ही सी रिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस आदमी से कहा, क्या आप सचमुच मेरे डैड नहीं हैं? तब उस आदमी का ध्यान फिर से रिया पर पड़ा। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस आदमी से कहा, ना सिर्फ आपकी शक्ल मेरे डैडी से मिलती है बल्कि आपकी आवाज़ हूबहू मेरे डैड से मिलती है। क्या अब भी आप कहोगे कि आप मुझे नहीं जानते हो? नन्ही सी रिया की ये बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो च्यूइंग गम चबाते हुए रिया के बिल्कुल नज़दीक आया और कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी माँ मेरे काफ़ी वीडियोस देखती हो। दिन रात मेरे वीडियोस देख देख कर वो शायद मेरी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई हैं कि मन ही मन वो सोचने लगी होंगी कि उसकी बेटी का बाप मैं ही हूँ, और इसलिए तुमसे उन्होंने ये झूठ कह दिया कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसके बाद रोहित ने रिया के ठीक पीछे खड़ी अनिका की ओर देखकर कहा, अरे मैडम, इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं होती। चलो मैं समझ सकता हूँ कि बाकी फैंस की तरह आप भी मुझसे सच्चा प्यार करती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी बच्ची के मन में इस तरह की गलत बातें डाल दी जाए। अनिका भी पूरी तरह से हैरान थी। उस आदमी की आवाज़ हूबहू रोहित से मिलती थी। उसकी कद काठी बिल्कुल रोहित जैसी थी। रोहित के मुकाबले उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था और मेकअप की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं नज़र आ रहा था, मगर उस आदमी की आंखें बता रही थी कि वो आदमी काफ़ी कमज़ोर था। मगर अनिका उन आँखों को अच्छी तरह से जानती थी। वो आंखें हूबहू रोहित की आंखों से मिलती थी। अनिका को एक स्माइल देने के बाद वो आदमी जो च्यूइंग गम चबाता हुआ वहाँ से जाने लगा।
जब बॉडीगार्ड से घिरा हुआ वो आदमी फिर से एयरपोर्ट के मेन एग्जिट की ओर जाने लगा, तब अलेक्जेंडर और आर्यन भी अनिका को रिया के पास आकर खड़े हो गए। वो दोनों भी उस आदमी को जाता हुआ देखते रहे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो आदमी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में जो फैंस उसे वेव कर रहे थे, उन्हें जवाब में वो बड़ी ही कैजुअल वेव कर रहा था। बॉडीगार्ड्स उस आदमी के फैंस को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो आदमी मेन एग्जिट से बाहर चला गया। जैसे ही मेन एग्जिट का कांच का दरवाज़ा फिर से बंद होने लगा, उस आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली और मुड़कर पीछे देखा। आदमी ने अनिका और तीनों बच्चों की ओर देखकर एक बड़ी सी स्माइल और फिर अपने एक हाथ से टॉफ़ी जरा सी नीचे करते हुए फिर से मुड़कर आगे बढ़ गया और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। अनिका और तीनों बच्चे कुछ देर तक खामोश वहीं खड़े रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने जो आदमी अभी अभी गया था वो कौन था। अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मुझे यकीन है कि वो डैड नहीं थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ डैड को। डैड कभी आज तक मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं हैं, मगर मैं डैड की स्माइल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस तरह कभी नहीं मुस्कुराते। तभी रिया ने इस बात पर काउंटर आर्गुमेंट करते हुए आर्यन से कहा, मगर तुमने देखा नहीं, उस आदमी की आंखें बिल्कुल डर जैसी थी। और तो और उसकी आवाज़ तो हूबहू डैड की आवाज़ से मिलती जुलती थी। अलेक्जेंडर ने भी रिया की बात को सही कहते हुए आर्यन से कहा, हाँ रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उस आदमी का बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ तो डैड जैसा है। आर्यन कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका और रिया और अलेक्जेंडर से कहने लगा, हाँ तुम लोग सही हो, वो आदमी काफ़ी हद तक डैड जैसा दिखता है, मगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो डैड नहीं थे। उस आदमी में कोई तो ऐसी बात थी जो डैड जैसी नहीं थी। हालांकि आर्यन की ये बात भी सही थी। नन्ही सी रिया और अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उस आदमी में रोहित जैसी कई सारी सिमिलरिटी थी, मगर कई ऐसी बातें भी थी जो रोहित जैसी नहीं थी। तभी अचानक रिया के मन में एक बात बिजली की तरह चमकी। रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मॉम क्या ये हो सकता है कि वो आदमी डैड का जुड़वा भाई हो? रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर इस सवाल का क्या जवाब हो सकता था, मगर जाते हुए जब उस आदमी ने रुककर फिर से पलटकर अनिका की ओर देखा, तब अनिका को एक बात का एहसास हो चुका था। वो आदमी हो ना हो, अनिका को जरूर अच्छी तरह से जानता था। वो आदमी अनिका को ना पहचानने का दिखावा कर रहा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि आखिर कौन था वो आदमी। जब अनिका को उस आदमी का नाम याद आया तो अनिका ने जल्द से जल्द अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और गूगल पर उस आदमी का नाम टाइप कर दिया। हालांकि राहुल नाम के कई सारे आर्टिस्ट दुनिया भर में मौजूद थे, मगर स्क्रॉल करते हुए अचानक ही अनिका की नज़र एक राहुल नाम के इंटरनेशनल स्टार पर पड़ी। जब अनिका ने उसकी इमेज देखी तब अनिका को यकीन हो गया कि ये वही राहुल था जिससे वो अभी अभी मिली थी। वो आदमी एक पॉप सिंगर था, इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी फेमस था। यूरोप भर में उसके नाम के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे। सचमुच राहुल के काफ़ी फैंस थे, उसे लाखों लोग फॉलो करते थे सोशल मीडिया पर। हालांकि अनिका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर ही रहना पसंद करती थी, इसलिए अनिका ने अभी राहुल के नाम के स्टार के बारे में कभी नहीं सुना था। मगर फिर वो एक के बाद एक राहुल की सारी इंटरनेट पर पोस्ट की हुई तस्वीरें देखने लगी। ज़्यादातर तस्वीरों में वो आदमी हूबहू रोहित जैसा लग रहा था, मगर एक तस्वीर देखकर खुद वो चौंक गई। उस मीडिया पोस्ट की तस्वीर में वो राहुल नाम का आदमी बिल्कुल रोहित मारवा जैसा लग रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वो अभी अभी मिली थी वो आदमी कौन था। क्या वो खुद रोहित मारवा था या उसका कोई हमसाया? हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका एक के बाद एक इंटरनेट पर राहुल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। राहुल के फोटोग्राफ्स और उसके किए गए काम की वीडियोज पर लाखों करोड़ों व्यू थे, जिससे ये समझ में आ रहा था कि राहुल की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी। राहुल की फैन फॉलोइंग के बारे में इस तरह पता लगाया जा सकता था कि राहुल जहाँ पर भी शूटिंग करने के लिए जाया करता था वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी, चाहे वो यूरोप के किसी भी देश में हो। भारतीय मूल के लोगों को जैसे ही पता चलता कि राहुल किसी जगह पर शूटिंग के लिए पहुंचने वाला था, वो लोग उस जगह पर पहुंचकर अपने फेवरेट स्टार के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। राहुल की कई तस्वीरों में वो बिल्कुल रोहित जैसा लगता था।
मगर अब तक अनिका को इस बात का अंदाजा सा हो गया था कि राहुल और रोहित दो अलग लोग थे। हालांकि अनिका भी ये जानना चाहती थी कि अगर राहुल रोहित नहीं था तो फिर रोहित कहाँ था। मगर इस वक्त अनिका के लिए सबसे जरूरी था किसी भी तरह V16 पावर ड्रग के फॉर्मूलों तक पहुंचना। अनिका ने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया और उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन अपने पर्स में रखकर बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों, ये सामान ट्रॉली पर रखने में मेरी मदद करो। अनिका ने कन्वेयर बेल्ट से अपना सारा सामान निकालकर बच्चों की मदद लेकर उसे ट्रॉली पर लाद दिया और बच्चों के साथ ट्रॉली लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। अनिका ने अपने चेहरे पर और तीनों बच्चों के चेहरे पर मास्क लगा दिया था, जिससे लोगों को उन्हें पहचानने में आसानी ना हो। अनिका बड़ी ही अलर्ट थी, हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। तभी अचानक नन्ही सी रिया ने अनिका से कहा, वाह मम्मा, कितने सालों बाद हम वापस आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, है ना। अनिका ने नन्ही सी रिया को चुप कराते हुए कहा, देखो रिया, हम यहाँ हॉलीडे मनाने नहीं आए हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम जरा अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करो। अनिका के कहने पर रिया ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए पूछा, मगर मम्मा ये तो बताओ, हम रहेंगे कहाँ? अगर हम बड़ी मौसी के साथ नहीं रहने वाले हैं तो कहाँ रहेंगे? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मम्मा ने अरेंजमेंट कर ली है। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों जानते थे कि अनिका ने पहले से सारी अरेंजमेंट कर रखी होंगी, इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल पूछकर अनिका को वो लोग परेशान नहीं करना चाहते थे। मगर दोनों भाइयों को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी नन्ही सी शरारती बहन को कैसे कंट्रोल करे। एयरपोर्ट से कुछ दूर एक बिल्कुल सुनसान पार्किंग लॉट के पास पहुंचकर अनिका ने यहाँ वहाँ देखा। अनिका की नज़र कोने में खड़ी एक पुरानी सी कार पर पड़ी। अनिका ट्रॉली वहीं छोड़कर सामान अपने हाथों में लेकर बच्चों के साथ उस कार की ओर आगे बढ़ने लगी। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने सामान जमीन पर रखा और यहाँ वहाँ देखकर एक झटके से कार को अनलॉक किया। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि ये सब कुछ अनिका ने पहले से अरेंज करवा रखा था, मगर अनिका ने ये सब कुछ कैसे अरेंज किया, किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ, ये सब कुछ पूछकर आर्यन अनिका को परेशान नहीं करना चाहता था। तीनों बच्चों को एक के बाद एक कार में बैठाने के बाद अनिका बड़े ही सावधानी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। कार के अंदर पहले से चाबी लगी हुई थी। अनिका कार स्टार्ट करके बड़े ही आराम से पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। अनिका इस बार अपनी आदत से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रही थी। लंदन की सड़कों पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी, नन्ही सी रिया को सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अलेक्जेंडर भी कई बार इन सड़कों पे घूम चुका था, मगर आर्यन के लिए ये सब कुछ नया था। आर्यन की सेफ्टी को देखते हुए रोहित ज़्यादातर आर्यन को बड़े और आलीशान बंगले में ही कैद रखता था। रिया आर्यन को खिड़की से बाहर गुजरती हुई हर चीज़ दिखाकर उसका महत्व समझा रही थी। ज़्यादातर बातों में आर्यन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किस मुसीबत के दौर से गुजर रही थी, मगर अपनी छोटी बहन को भी वो नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसीलिए रिया की हर बात पर आर्यन मुस्कुराकर उसे जवाब देता रहा। अनिका बड़े ही आराम से कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते वक्त भी अनिका के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर एयरपोर्ट में मिला वो आदमी कौन था? अगर वो रोहित नहीं था तो रोहित कहाँ था? और अगर वो रोहित था तो वो इस तरह से पेश क्यों आ रहा था? उस आदमी का चेहरा बार बार अनिका की आंखों के सामने आ रहा था। अनिका जानती थी कि उसकी शक्ल रोहित से पूरी तरह से नहीं मिलती थी, मगर मेकअप के पीछे छुपा वो चेहरा रोहित का चेहरा हो सकता था, ये बात भी नकारी नहीं जा सकती थी। दोनों के चेहरे के बीच सिमिलरिटीज अगर नापी जाए तो ये कहा जा सकता था कि 30-40% चेहरे में सिमिलरिटीज थी। मगर सोशल मीडिया पर राहुल की हैंडल देखने के बाद ये कहना बहुत मुश्किल हो गया था कि राहुल ही दरअसल रोहित था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर दाखिल हुई। बंगला लंदन के सेंट्रल एरिया से काफ़ी दूर था। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के पास पहुंची, अनिका ने गाड़ी के अंदर एक बटन दबाया, जिसकी वजह से बंगले का गेट ऑटोमेटिकली खुल गया। अनिका कार लेकर अंदर चली गई। जैसे ही तीनों बच्चे कार के बाहर उतरे, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, वाह कितनी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ की हवा भी कितनी फ्रेश है, यहाँ रहने में तो बड़ा मज़ा आएगा। ये कहते हुए रिया ने अपने दोनों भाइयों के हाथ पकड़े और दौड़कर बंगले के अंदर चली गई। बंगला अंदर से काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बंगले को साफ किया गया था। अनिका तीनों बच्चों को पूरे बंगले की सैर पर ले गई। बच्चों ने एक एक करके अपने लिए अपने कमरे पसंद किए।
अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ट्रैवलिंग की वजह से बच्चे भी काफ़ी थक गए होंगे और उन्हें भूख भी लगी होगी। लंदन में अपना काम शुरू करने से पहले अनिका बच्चों के लिए सारी सुविधाएं एक बार अरेंज कर लेना चाहती थी। अनिका ने सोचा कि फ्रेश होने के बाद वो बच्चों के साथ बाहर बाजार जाकर कुछ नाश्ता कर लेगी। जब अनिका ने बच्चों को अपने अपने कमरे में फ्रेश होने भेजा, तब अचानक ही दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। अनिका हैरान हो गई कि आखिर इस बंगले में उसे कौन मिलने आया था। अनिका ने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी। अनिका बड़ी सीक्रेटली लंदन पहुंची थी। अनिका जानती थी कि उस पर कोई खतरनाक लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। अनिका उन सब लोगों की नज़रों से बचते बचाते हुए लंदन पहुंची थी। मगर अभी बंगले पर आए अनिका को कुछ ही सेकंड हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अनिका बड़े ही ध्यान से तीनों बच्चों के कमरे को लॉक करने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अनिका जैसे जैसे मेन गेट पर आगे बढ़ने लगी, कमरे के बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से नॉक करने लगा। अनिका ने जब आई व्यूअर्स में से ये देखने की कोशिश की कि आखिर दरवाजे के बाहर कौन खड़ा रहकर नॉक कर रहा था, तब उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बंगला ज़्यादातर रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसीलिए वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी तैनात नहीं था और अनिका के लिए ये कहना भी मुश्किल था कि दरवाजे के बाहर कौन था। अनिका सिचुएशन से भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो हिम्मत करके मुसीबत का सामना करना अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। जब अनिका अपने कदम बढ़ाकर बाहर बरामदे में आई, तब अनिका ने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का, जिसने एक लंबी जैकेट पहन रखी थी और सर पर उल्टी टोपी डाल रखी थी, वो अनिका के सामने आकर मुस्कुराने लगा। वो भी उसी तरह च्युइंगम चबा रहा था जिस तरह से एयरपोर्ट पर राहुल च्युइंगम चबा रहा था। उसने अपने गले में चांदी सी चमकने वाली एक लंबी चैन पहन रखी थी। पैरों में बड़े बड़े मल्टी कलर जूते और बिल्कुल अजीब फ्लोरोसेंट रंग के शॉर्ट्स पहन रखे थे। उस लड़के का टी शर्ट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस टी शर्ट के अंदर उस लड़के के साइज के कम से कम 4 या 5 लड़के आसानी से समा सकते थे। अनिका को देखते ही वो लड़का अजीब तरीके से हंसने लगा। अनिका ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़के ने च्युइंगम चबाते हुए अजीब एक्सेंट में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं, मेरा बॉस मिलना चाहता है तुमसे। यू आर ए लक्की गर्ल। ये कहकर वो लड़का पीछे की ओर इशारा करने लगा। जब अनिका ने पीछे की ओर देखा, तब अनिका ने देखा कि बंगले के गेट के ठीक बाहर एक लंबी सी काली कार खड़ी थी। उस कार के शीशे पूरी तरह से ब्लैक थे। शीशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठा कोई शख्स बड़ी ही आसानी से बाहर देख सकता था, मगर बाहर खड़े इंसान को अंदर बैठे शख्स का चेहरा नहीं नजर आ सकता था। अनिका इस बात को लेकर परेशान थी कि अगर वो बंगला छोड़कर जाती है तो कहीं बच्चे मुसीबत में ना पड़ जाएं, मगर अनिका जानती थी कि घर आई मुसीबत से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उस लड़के ने इशारा करके अनिका से कहा कि वो उसका पीछा करे। लड़का धीरे धीरे डांस के स्टेप्स करते करते आगे बढ़ने लगा। अनिका भी धीमे कदमों से उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस लड़के ने अचानक ही जमीन पर कोट व्हीलिंग करना शुरू कर दिया। तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उस अजीब से लड़के ने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर रखे थे, जिसके म्यूजिक पर वो डांस कर रहा था। अचानक ही वो लड़का बंगले के गेट के पास बनी दीवार पर उछलकर बैठ गया। अनिका काले शीशे से देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कौन बैठा था। तभी अचानक उस लंबी सी कार के बीचों बीच बना एक दरवाजा झटके से खुला। अभी भी कार के अंदर बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका ने धीरे से जब दरवाज़ा खोला, तब अनिका ने देखा कि उस कार के अंदर जैसे एक शानदार बेडरूम बनाया गया था। सामने एक बड़ा टेलीविज़न रखा गया था। पास में एक रेफ्रिजरेटर था। बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिसके आसपास लाल रंग की रेशमी चादर से लिपटी एक सीटिंग अरेंजमेंट थी। अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अनिका जानती थी कि जिस एंगल पर अनिका खड़ी थी वहां से उस शख्स का दिखाई देना बहुत मुश्किल था। इस वक्त अनिका भी परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए। तभी गाड़ी के कांच पर अंदर से किसी ने नॉक किया और अनिका के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। अंदर बैठा शख्स गहरी आवाज़ में अनिका से कह रहा था, अंदर आ जाओ, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। आवाज़ सुनकर हैरानी से अनिका अपने कदम कार के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका गाड़ी के अंदर बैठी, सामने बैठे शख्स को देखकर वो हैरान हो गई। गाड़ी का दरवाज़ा अचानक ही बंद हो गया। अनिका के सामने बैठा वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर मिला सुपरस्टार पॉप सिंगर राहुल था। अपनी आलीशान कार के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर में से एक वाइन का बोतल निकालते हुए राहुल ने उसमें से कुछ वाइन ग्लास में भरी और अनिका के हाथों में थमाकर कहा, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम बड़ी हैरान हो।
चलो तुम्हारी ये हैरानी भी दूर कर देते हैं। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें किस तरह जानता हूँ? अनिका खुद भी जानना चाहती थी कि उसके सामने बैठा ये शख्स कौन था। वो क्यों थोड़ा थोड़ा रोहित जैसा लग रहा था? अगर वो रोहित नहीं था तो कौन था? मगर इस वक्त अनिका के चेहरे पर कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रही थी, वो ना ही कोई बेचैनी नज़र आ रही थी। अनिका बड़ी ही रिलैक्स थी। अनिका ने बड़ी ही कैजुअली अपने सामने बैठे राहुल से पूछा, अगर मैं जानना चाहूँगी कि तुम कौन हो तो क्या करना होगा मुझे? जैसे ही अनिका ने अपनी बात पूरी की, राहुल ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास अनिका के हाथों में रखे वाइन के गिलास से टकराया, जिससे उस आलीशान कार के अंदर एक बड़ी ही मीठी सी आवाज़ गूंजने लगी। राहुल ने अनिका के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा, पियो इसे, तुम सुपरस्टार राहुल के साथ बैठी हो, ये तो सेलिब्रेट करने का मौका होना चाहिए। अनिका ने इस बात पर मुस्कुराते हुए राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर इंट्रोडक्शन देना है तो फिर पूरा नाम बताना चाहिए, आधा नाम छुपाकर तुम अपनी असलियत नहीं छुपा सकते। अनिका की बात सुनकर अब राहुल कुछ कुछ परेशान नजर आने लगा। अपने हाथों में पकड़े वाइन के गिलास से पूरी की पूरी वाइन एक ही सांस में अपने गले से उतारते हुए राहुल ने अनिका की ओर देखकर पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम, जरा खुलकर बताओ। राहुल की इस बात पर अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, जो खुद लुका छुपी खेलना चाहता है वो मुझसे खुलकर बातें करने के लिए कह रहा है, ये जानकर भी अच्छा लगा। देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रोहित नहीं हो, तुम राहुल हो, मगर रोहित में और तुम में कई बातें कॉमन हैं, जिसमें से एक सबसे अहम बात जो तुम दोनों के बीच में कॉमन है वो है तुम्हारा नाम। राहुल हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पहले नाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम दोनों के सरनेम की बात कर रही हूँ। रोहित और राहुल के बीच में जो एक सबसे कॉमन बात थी वो है दोनों का सरनेम मारवा। तुम रोहित मारवा के भाई राहुल मारवा हो। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर राहुल के चेहरे के रंग उधर उड़ गए। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका की इंटेलिजेंस का फैन हो चुका था। राहुल ने इंटरनेट पर कहीं भी अपना सरनेम मेंशन नहीं किया था, मगर अनिका को राहुल को देखकर बार बार एक ही शक हो रहा था कि रोहित और राहुल की शक्लें जब इतनी मिलती जुलती थी तो फिर क्या रोहित और राहुल के बीच में कोई कनेक्शन था? हालांकि धीरज, सनी, आयुष सभी लोग काफ़ी हद तक रोहित जैसे लगते थे, इसीलिए अनिका को शक हुआ कि हो ना हो राहुल भी रोहित के ही खानदान का हिस्सा था। इसीलिए अनिका ने राहुल के बारे में धीरज से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। अनिका ने साफ तौर पे धीरज से कुछ नहीं कहा, मगर धीरज के जरिए अनिका को ये पता लग चुका था कि मारवा खानदान काफ़ी बड़ा और फैला हुआ था। धीरज के दादाजी और रोहित के दादाजी दोनों भाई थे, मगर उन दोनों का एक सबसे छोटा भाई भी था जिसका बेटा था राहुल मारवा। धीरज बचपन से ही रोहित के साथ पला बड़ा था, इसीलिए वो मारवाड़ इंडस्ट्री के काफ़ी करीब था और उसी वजह से रोहित के खानदान से भी काफ़ी करीब था। धीरज ने अनिका का एक फैमिली ट्री भेजा था, जिसके जरिए अनिका ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि राहुल कौन था। धीरज जब पिछली बार अनिका से मनाली में मिला था तब से लेकर अब तक धीरज अनिका का फैन बन चुका था। धीरज अब तक जान चुका था कि अनिका ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी। अनिका के कहने पर बलवीर सर ने धीरज को ब्रह्मपुत्र एकेडमी में अपना शिष्य भी बना लिया था। इसीलिए धीरज आप अपना फर्ज समझता था कि वो हर कदम पर रोहित के जाने के बाद अनिका की मदद करे और अनिका का साथ दे। जब अनिका ने धीरज को राहुल के बारे में बताया, जो धीरज ने पूरी बात ठीक करके अनिका को डिटेल में समझाई, एक फैमिली ट्री के द्वारा धीरज ने अनिका को रोहित के पूरे खानदान के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था। कहा जाता था कि राहुल के दादाजी और रोहित के दादाजी दोनों सगे भाई थे और दोनों की एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती शक्ल के थे। धीरज की बातों से अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि जो आदमी उसे एयरपोर्ट पर मिला था वो और कोई नहीं बल्कि मारवा खानदान का बिछड़ा हुआ भाई राहुल मारवा था। अनिका के ठीक सामने बैठे राहुल ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मैंने सिर्फ सुना था कि मेरी होने वाली भाभी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी, मगर आज दोनों बातों का मुझे खुद एहसास हो गया है। वाकई में रोहित का नसीब हर चीज़ में बढ़िया है, मगर अफसोस कि वो अपने नसीब को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाया। राहुल की इस बात पर अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी होने वाली भाभी शादी से पहले ही विधवा हो गई।
सचमुच आपको देखकर मुझे बहुत तरस आता है। आप जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं देखी, मगर अफसोस इतनी कम उम्र में आपका साथ निभाने वाला कोई नहीं है। राहुल भले ही रोहित की मौत की बात कर रहा था, मगर राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका ये समझ चुकी थी कि मन ही मन राहुल को रोहित की मौत की खुशी थी। राहुल की आंखों में एक अजीब हरकत थी। जब से अनिका राहुल के सामने बैठी थी, राहुल उसे फटी हुई आंखों से बस घूरे जा रहा था। राहुल इस वक्त शराब और शोहरत के नशे में पूरी तरह से चूर हो गया था, मगर कहीं ना कहीं आज भी राहुल के चेहरे पर रोहित को लेकर जेल से साफ दिखाई दे रही थी। अनिका को इस बात का भी पता लग चुका था कि राहुल रोहित से कितना नफरत करता था। राहुल और रोहित का रिश्ता बिल्कुल आग और पानी की तरह था। राहुल वो आग था जो पानी को जला देना चाहता था, मगर पानी के पास जाते ही वो खुद ही अपना अस्तित्व मिटा बैठता था। राहुल ने बिजनेस में काफ़ी कम उम्र में काफ़ी नाम कमा लिया था। खानदान के लोग भी रोहित को बहुत चाहते थे। खानदान के बच्चों से लेकर बड़ों तक रोहित को सभी लोग पसंद करते थे। ये बात राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। रोहित हमेशा से ही खानदान के लोगों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता था। राहुल हमेशा ही सोचता था कि राहुल और रोहित के अंदर सब कुछ सेम था, मगर फिर भी लोग रोहित को ज़्यादा पसंद करते थे। मारवा खानदान में रोहित की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि उसके साथ कई लोग ऐसे थे जो उसे बहुत प्यार करते थे और हर बात में उसे सपोर्ट करते थे, मगर खानदान में कुछ आयुष और राहुल जैसे भी लोग थे जिन्हें रोहित की कामयाबी और रोहित को मिल रहे प्यार से काफ़ी जलन होती थी। राहुल हमेशा से चाहता था कि उसकी कामयाबी लोगों के सर पर चढ़कर बोले। वो एक्टर बनना चाहता था, मगर मारवा खानदान में एक्टिंग के प्रोफेशन में जाना किसी को अलाउड नहीं था। राहुल के माँ बाप ने भी उसे इस कैरियर डिसीजन के खिलाफ होकर उसे इस कैरियर में जाने से सख्त मना कर दिया था। यहाँ तक कि राहुल के माँ बाप रोहित के पास जाकर उससे भी मदद मांग रहे थे कि रोहित किसी तरह अपने पावर का इस्तेमाल करके राहुल को इस फील्ड में जाने से रोके, और इसीलिए राहुल को रोहित से और मारवा नाम से काफ़ी नफरत थी। जब राहुल को एक्टिंग में ब्रेक नहीं मिला तो उठपटांग गाने गाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था, मगर देखते ही देखते उसके ऐसे ही उठपटांग गाने यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर हो गए। देखते ही देखते राहुल एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। स्टार बनते ही सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद राहुल ने कभी कामयाबी से पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल का असली पैशन था एक्टिंग। सोशल मीडिया पर इतना बड़ा सेंसेशन बनने के बाद प्रोड्यूसर भी राहुल को अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करने के लिए तैयार हो गए। जब राहुल रैपिंग की दुनिया और एक्टिंग की दुनिया दोनों में ही साथ साथ काम कर रहा था और काफ़ी कामयाबी भी हासिल कर चुका था। राहुल के इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिका ने राहुल से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे बारे में जो जानना था वो मैं पहले से ही जान चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपने ड्रीम्स के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे यह कहकर अनिका कार से बाहर उतरने की कोशिश करने लगी। राहुल ने अनिका को कंधे से पकड़ लिया। अनिका को अपनी ओर खींचकर राहुल ने अपना चेहरा अनिका के गले की ओर रख दिया और राहुल के होठों को अपने गले पर एहसास होते ही अनिका ने इतनी जोर से राहुल के चेहरे पर अपने एक हाथ से वार किया कि राहुल के होठों से खून बहने लगा। राहुल की सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका का स्पर्श होते ही राहुल के शरीर में एक बिजली से दौड़ गई थी। राहुल लगातार अनिका को अपने पास खींचने की कोशिश करता रहा, मगर अनिका की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि राहुल उसे अपने पास खींचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक ही हार कर राहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे क्या कमी है मुझ में? तुम हमारे ही खानदान की बहू हो। अब तुम्हारा होने वाला पति तो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसका भाई हूँ, बिल्कुल रोहित की तरह ही दिखता हूँ। फिर तुम्हें फरियाद किस बात की है? राहुल की ऐसी घटिया सोच पर अनिका को घिन आने लगी थी। अपने ग्लास में दोबारा वाइन भरते हुए राहुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, एयरपोर्ट पर मुझे देखकर चौंक गई थी ना तुम्हें? मैं तो यही लग रहा था कि मैं रोहित हूँ, मगर रोहित मर चुका है और मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल रोहित की तरह ही दिखता हूँ। उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। लाखों करोड़ों फैंस हैं मेरे, और ये लड़कियाँ मेरे साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए जान देने को तैयार हैं, और तुम हो कि मुझसे दूर होना चाहती हो? क्या तुम्हारी नज़र में मैं हैंडसम नहीं हूँ? राहुल की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम थोड़े थोड़े हैंडसम जरूर हो। अनिका की ये बात सुनते ही राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम थोड़े थोड़े हैंडसम हो क्योंकि तुम थोड़े थोड़े रोहित की तरह लगते हो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसने राहुल की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। राहुल को अपना कंपैरिजन रोहित के साथ बिल्कुल मंजूर नहीं था। इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता या कर पाता, अनिका कार का दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। राहुल ने एक ही सांस में वाइन अपने गले से नीचे उतारते हुए अपने फ़ोन से किसी एक फ़ोन लगाया।
फोन कनेक्ट होते ही राहुल ने अपनी कार से घर के अंदर जा रही अनिका की ओर देखा। अनिका को देखते ही राहुल की सांसें फिर से तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को देखते ही राहुल के अंदर कोई जानवर प्रवेश कर जाता था। राहुल लगातार फटी हुई आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। वो बार बार अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर अपने बाल सहलाता रहा। कुछ देर बाद राहुल के फोन पर एक गहरी आवाज आई, हेलो, क्या हुआ? तेज सांस ले रहे राहुल ने अनिका पर अपनी नजरें जमाकर रखी थी। राहुल ने फोन पर जवाब देते हुए कहा, ब्रदर, भाभी ने कहा है कि मैं हैंडसम नहीं हूं। राहुल की सांसें काफी तेज होने लगी थी। राहुल की तेज सांसों में उसकी बेइज्जती और कहीं ना कहीं अनिका के लिए उसकी बुरी नज़र दोनों जिम्मेदार थे। अनिका अब अपने बंगले के अंदर जा चुकी थी। राहुल ने तेज सांसें लेते हुए फोन पर किसी से कहा, ब्रदर, अनिका ने मेरी इंसल्ट की है। राहुल की बात सुनते ही सामने से गहरी आवाज में किसी ने कहा, क्या तुम उससे मिले? राहुल ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं उससे मिला। भाभी के बारे में जो सुना था वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और तेज निकली। राहुल की बात सुनते ही सामने वाले आदमी ने राहुल से कहा, इसका मतलब अनिका लंदन पहुंच चुकी है। राहुल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अनिका ही नहीं बल्कि मैंने आर्यन को भी देखा। पिछली बार जब आर्यन को देखा था तब वो दूध पीता बच्चा था। बच्चे सचमुच बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। राहुल ने फिर बात बदलते हुए उस आदमी से कहा, देखो ब्रदर, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। ये अनिका अपने आप को समझती क्या है? वो कहती है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? राहुल की बात काटते हुए उस आदमी ने कहा, तुम एक काम करो, कल वापस आ जाओ। ये बात सुनते ही राहुल ने उस आदमी से कहा, अरे ब्रदर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तो मेरी शूटिंग है, यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में है शूटिंग, मुझे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही राहुल ने उस आदमी से ये बात कही तभी उस आदमी की गहरी आवाज़ राहुल के कानों पर पड़ी। उस आदमी ने राहुल से कहा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ देर बाद अनिका तीनों बच्चों को लेकर बाहर निकली। अनिका चाहती थी कि आसपास रह रहे लोगों के साथ बच्चों का मेलजोल बढ़ा लिया जाए। अनिका ने कुछ बॉडीगार्ड्स को भी आसपास के घरों में तैनात कर दिया था जिससे बच्चों पर नजर रखी जा सके। अनिका ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि जब भी वह घर से बाहर जाए लोग मिलकर बच्चों पर नजर रखें और बच्चों की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखें। अपने बंगले से निकलकर अनिका सीधे सामने वाले बंगले में चली गई। कुछ देर बाद जब उस बंगले का दरवाजा खुला तब अनिका ने देखा कि एक इंडियन मिडिल एज कपल अनिका के सामने खड़े थे। अनिका को देखकर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अनिका को अंदर आने को कहा। अनिका ने दरवाजे से ही तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हम लोग इंडियंस हैं और यहीं सामने रहने आए हैं। सोचा कि आप सबसे एक बार मिल लिया जाए और बच्चों का इंट्रोडक्शन भी करा दिया जाए। सामने खड़ी घर की मालकिन ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा किया और तीनों बहुत क्यूट हैं। वैसे मैं तुमसे कह दूं कि ये पूरा का पूरा इलाका इंडियन से ही भरा पड़ा है। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि तुम इंडिया में नहीं हो। अरे सबको बहुत खुशी होगी कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। ये बड़ी शांति और सुकून वाली जगह है। उस औरत के बात करने के तरीके से अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वो औरत दिल्ली से थी। जब उस औरत ने अनिका को अंदर बुलाते हुए कहा, अरे आ जाओ आ जाओ, तुम जानते नहीं हम कहाँ से हैं। जब अंदर आओगी और मेरे हाथ की चाय पकौड़े खाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ से हैं। अनिका ने अपनी आंख छोटी करते हुए कुछ देर सोचने के बाद उस औरत से कहा, क्या आप लोग दिल्ली से हैं? अनिका का जवाब सुनते ही हस्बैंड वाइफ दोनों हैरान हो गए। हस्बैंड ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अनिका से पूछा, अरे भाई वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम लोग दिल्ली से हैं? उस आदमी का सवाल सुनकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। अनिका ने दोनों की ओर हाथ जोड़कर कहा, जी थैंक यू वेरी मच, मगर मुझे इस वक्त बच्चों के साथ जाना होगा, बाकी मेंबर से भी बच्चों का मिलवाना है। अनिका एक एक करके आसपास के घर में बच्चों को मिलवाने ले जाने लगी। अनिका ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि बच्चों के साथ घुल मिल जाने पर बाकी लोग भी अनिका की गैर हाजिरी में बच्चों का ख्याल रख सके। जगह काफ़ी शांत और सेफ थी, मगर अनिका जानती थी कि अनिका के दुश्मन बेहद खतरनाक थे। अनिका एक के बाद एक सारे घर जाकर बच्चों का इंट्रोडक्शन देने लगी। उसके बाद अनिका जब गली के आखिरी मकान तक पहुंची तब अपने बंगले के लॉन में एक रिक्लाइंग चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने अनिका की ओर देखकर कहा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे घर के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो वो बूढ़ी औरत अनिका को इस तरह से अंदर आने से रोक रही थी। अनिका तीनों बच्चों के साथ उसी बंगले के गेट पर खड़ी हो गई। वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे अनिका के पास चलकर आने लगी। गेट तक पहुंचते ही उस औरत ने अनिका से कहा, दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो। उस औरत ने काफ़ी ढीला ढाला सा गाउन पहन रखा था।
उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। बालों का रंग पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। चेहरे की झुर्रियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस औरत की उम्र 80-82 साल के करीब होगी। औरत ने अपने बंगले के गेट को कड़ी लगाते हुए अनिका से कहा, इस घर में तुम्हारे लायक कोई नहीं रहता, जाओ यहाँ से। अनिका ने उस औरत को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों को आपसे मिलवाने आई हूँ। बूढ़ी औरत पलटकर तीनों बच्चों को घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर तक बच्चों को घूरने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अनिका से पूछा, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और अब फिर से बच्चों को देखने लगी। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत ने अनिका की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम जानती नहीं, ये सोसाइटी काफ़ी इज्जतदार लोगों की सोसाइटी है। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी ऊंची ऊंची कंपनियों में काम करते हैं। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा है और इतनी कम उम्र में 3 बच्चों के साथ यहाँ का किराया अफोर्ड कर सको, उसके लिए तुम्हारा किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर होना बहुत ज़रूरी है। तुम जैसी लड़कियाँ इस तरह की लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस तरह तुमने पैसे जुगाड़ किए होंगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो बूढ़ी औरत अनिका को गलत समझ रही थी, मगर इससे पहले कि अनिका उस बूढ़ी औरत को कुछ समझाती, उस बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह लिया है तुमने वो घर किराए पर, मगर लड़की एक बात सुन लेना, तुम्हारी ये हरकतें यहाँ नहीं चलने वाली हैं। अरे तुम जैसों को किसी ऐसी जगह पर घर लेना चाहिए जहाँ पर तुम जैसे लोग रहते हों। शहर के बाहर कई ऐसे सलमस हैं जहाँ पर तुम्हें घर मिल जाएगा। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत के मुताबिक तुम्हें कोई ना कोई किराए का छोटा सा कमरा मिल जाएगा जहाँ तुम जैसे लोग रहते हों। अनिका जानती थी कि उसके सामने खड़ी औरत काफ़ी उम्रदराज थी, मगर उस औरत के बोलने का तरीका अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उस बूढ़ी औरत ने फिर से बच्चों की ओर देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस औरत ने अनिका से पूछा, क्या तुम जानती हो इन बच्चों का बाप कौन है? ये सवाल सुनते ही अनिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा, मगर उम्र के लिहाज की वजह से अनिका ने अपना जवाब अपने मुंह में ही दबा दिया। मगर वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं रुकी। बच्चों की ओर देखकर उस बूढ़ी औरत ने अनिका से पूछा, क्या इन बच्चों के पीछे बाप का नाम है या तीनों नाजायज हैं? अलेक्जेंडर के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अलेक्जेंडर को नाजायज शब्द का मतलब अच्छी तरह से पता था। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख दिए और अपनी आवाज़ ऊंची तरह करते हुए औरत से कहा, हम तीनों के डैडी हैं और हमारे डैडी और हमारी मोम दोनों एक कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम तीनों ही इन दोनों के बच्चे हैं। और तो और मेरे डैडी इतना पैसा कमाते हैं कि इससे पहले कि अलेक्जेंडर आगे कुछ कह पाता, अनिका ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया। तब अलेक्जेंडर को वो बात याद आई जो अनिका ने उन लोगों से एयरपोर्ट पर कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को वहाँ किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी थी। इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका के साथियों की मदद से अनिका को लंदन में अपना और अपने बच्चों का नया नाम भी मिल गया था। इसीलिए अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जवाब होने के बावजूद वो उस बूढ़ी औरत को कोई जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका की खामोशी ने उस बूढ़ी औरत को कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। उस बूढ़ी औरत ने अनिका से कहा, तुम जैसे लोगों को तो धक्के मार कर इस इलाके से बाहर कर देना चाहिए, और ये शरीफ मोहल्ला है, यहाँ पर काफ़ी ऊंचे खानदान के लोग रहते हैं, बाकी लोगों की ही क्यों। मैं तुम्हें मेरे बेटे की ही बात बताती हूँ। मेरा बेटा यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी एनटीटी के लिए काम करता है। क्या कभी इस कंपनी का नाम भी सुना है तुमने? एनटीटी कंपनी का नाम सुनकर अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। एनटीटी वही कंपनी थी जो श्रेया की बेंगलुरु वाली मौसी और रिया की बड़ी मौसी रेखा मासी ने लंदन में एस्टेब्लिश की थी। लंदन की सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीटी कंपनी का नाम लिया जाता था और अनिका की मासी ही उस कंपनी की मालिक थी। रिया भी ये बात अच्छी तरह जानती थी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, आपके बेटे वहाँ काम करते हैं। आपके बोलने के स्टाइल से मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप ही खुद उस एनटीटी कंपनी की मालिक हैं। रिया का जवाब सुनते ही उस बूढ़ी औरत को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने बंगले का गेट खोला और बाहर निकलकर रिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत रिया को थप्पड़ मार पाती, रास्ते की दूसरी साइड से एक औरत की आवाज़ उस बूढ़ी औरत के कानों पर पड़ी, रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? अनिका ने जब मुड़कर देखा तो एक 45-50 साल की मोटी सी औरत जो जॉगिंग करने अपने घर से बाहर निकली थी, वह जॉगिंग करते हुए अनिका के पास आई और उसके सामने खड़ी उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेरी सोसाइटी है।
मुझे इस तरह का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना याद रखें कि आप यहाँ पर सिर्फ किराए पर रहती हैं। अगर आपको ये जगह पसंद नहीं तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। इस लड़की ने किराए पर घर लिया है, यहाँ पर आपको कोई हक नहीं है कि आप इसके साथ इस तरह से बातें करें। अपने सामने खड़ी मकान मालकिन को देखकर बूढ़ी बुरी तरह से घबरा गई। अटकती हुई आवाज में उस बूढ़ी औरत ने मकान मालकिन से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ घबरा गई थी, ना जाने कौन घुस आया है हमारे इलाके में। तभी मकान मालकिन ने अपने दांत कचकचाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। दोबारा अगर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि रहने के लिए आपको इतनी अच्छी जगह ऐसे किराए में पूरे लंदन में नहीं मिलेगी। वो बूढ़ी औरत भी अच्छी तरह से जानती थी कि मकान मालकिन की बात बिल्कुल सच थी, इसीलिए बिना कुछ कहे बोले वो अंदर चली गई। अंदर जाते हुए वो भी मन ही मन बड़बड़ाती रही, ना जाने कैसे कैसे लोगों को सोसाइटी में किराए पर रख लिया है। अरे मेरा बेटा एनटीटी में काम करता है, देख लेना कुछ ही महीनों में मेरा बेटा ये पूरा का पूरा घर खरीद लेगा, फिर हमें किराए पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर गई, अनिका के सामने खड़ी उस औरत ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये कहने के बाद वो औरत अनिका और तीनों बच्चों के साथ अनिका के घर के अंदर चली गई। बंगले का दरवाज़ा बंद करते ही वो औरत मुड़ी और अपनी दोनों बाहें फैलाकर अनिका से कहने लगी, फाइनली अनिका तुम आ गई, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। नन्ही सी रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नन्ही सी रिया ने उस औरत को देखकर कहा, सुष्मिता आंटी देखो मैं भी आई हूँ। नन्ही सी रिया को देखते ही उस औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रिया के सामने अपनी बाहें फैलाते हुए उस औरत ने कहा, आ जाओ अपनी आंटी के पास, आज कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी लगने लगी हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह कहते हुए उस औरत ने, जिसका नाम सुष्मिता था, उसने रिया को गले से लगा लिया। नन्ही सी रिया ने उस औरत से पूछा, सुष्मिता आंटी वो बूढ़ी औरत कौन थी और मम्मा को इस तरह डांट क्यों रही थी। सुष्मिता ने दबी हुई आवाज़ में रिया से कहा, वो बेचारी जानती नहीं कि वह जिसे डांट रही थी और यह कहकर जिसे भगाने की कोशिश कर रही थी कि यह जगह उसके लायक नहीं है, दरअसल वो खुद ही इस जगह की मालकिन है। अनिका सुष्मिता को कई सालों से जानती थी। जब रेखा मौसी अनिका को अपने साथ बेंगलुरु ले आई थी तब कई बार अनिका भी उनके साथ आती जाती रहती थी। इनफैक्ट अनिका ने खुद इसके बाद लंदन में कई साल बिताए थे। उस वक्त सुष्मिता और उनके हस्बैंड की फाइनेंशियल हालत काफ़ी नाजुक थी। अनिका ने उन्हें काफ़ी हेल्प की थी। अनिका ने सेंट्रल लंदन से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस ज़मीन पर अनिका ने काफ़ी घर बनवाए थे। अनिका ने इस प्रॉपर्टी की देखरेख सुष्मिता को सौंप रखी थी। सुष्मिता ने भी काफ़ी अच्छी तरह से इतने सालों से उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखा था। अनिका के कहने के मुताबिक सुष्मिता ने इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा था जो सिर्फ भारतीय मूल से थे और काफ़ी कम दामों में उन्हें ये प्रॉपर्टी रेट पर दी जाती थी। अनिका चाहती थी कि कोई भी भारतीय मूल का परिवार लंदन में आकर अपने आप को बेसहारा ना समझे। कई बार काफ़ी कम कीमतों में ज़रूरतमंद भारतीय मूल के लोगों को अनिका की बनाई हुई सोसाइटी में रहने खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर सुष्मिता से पूछा, आंटी मुझे बताइए, वह बूढ़ी आंटी मम्मा को इस तरह डांट क्यों रही थी और आपने मम्मा की प्रॉपर्टी में इतनी खतरनाक आंटी को क्यों रहने दिया। रिया के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए सुष्मिता ने अनिका की ओर देखकर कहा, जब वो आंटी यहाँ पर आई थी तब उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। मुझे उनकी हालत पर तरस आया और मैंने उनके लिए काफ़ी कम किराए पर वो बंगला उन्हें दे दिया। फिर वक्त रहते उनके बेटे को अच्छी जॉब लग गई। इस वक्त उनका बेटा एनटीटी में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर नौकरी करता है। अब वो अपनी बहन को भी अपने परिवार के साथ यहाँ बुलाना चाहता है। यह बंगला मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खाली रखा था, मगर जब इस बंगले पर उस आंटी की नज़र पड़ी तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें यह बंगला दे दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो मुझसे तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्हें तो लगता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी की मालिक मैं ही हूँ। वो नहीं जानती कि वो इस बंगले से जिसे निकाल कर अपनी बहन को लाना चाहती थी वही दरअसल इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन है। उनका नाम मिसेज लालचंद है, लुधियाना से आई हैं। उस आंटी के लिए और उन जैसे कोई भारतीय मूल के परिवारों के लिए यह जगह एक वरदान साबित हो रही है। आज अगर लंदन में रहने के लिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने जाओ तो कम से कम यहाँ से 4 गुना दाम मिलेंगे उन लोगों को, मगर तुम्हें तो प्रॉपर्टी से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है
और इसीलिए मैंने भारतीय मूल के लिए अभी भी इस प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी कम रखे हैं, मगर इस बात का फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी के मालकिन को ही वो अपनी प्रॉपर्टी से निकालना चाहें तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए सुष्मिता जोर जोर से हंसने लगी। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगले महीने उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। इस बार मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूँगी। जब बाहर जाकर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी के रेट्स के बारे में उन्हें पता चलेगा तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो कितना गलत था। तुम्हारी जगह अगर सचमुच कोई गरीब ज़रूरतमंद लड़की होती तो न जाने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्या बीती होती। अनिका से बात करने के बाद सुष्मिता की नज़र रिया के पीछे खड़े आर्यन पर पड़ी। सुष्मिता ने दबी हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तो यही है आर्यन? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद आर्यन को देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सुष्मिता ने आर्यन की ओर जाते हुए कहा, तो तुम ही हो आर्यन? आखिरकार अनिका को अपना खोया हुआ बेटा मिल ही गया। वाह, देखने में तुम काफ़ी हैंडसम हो और मुझे ये भी पता है कि हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी तेज दिमाग भी रखते हो। अनिका से जब भी बात होती थी तो वो तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करती। आर्यन के साथ बात करने के बाद सुष्मिता की नज़र अलेक्जेंडर पर पड़ी। अलेक्जेंडर को देखते ही सुष्मिता के चेहरे के इंप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुष्मिता ने अलेक्जेंडर से कहा, तो तुम हो अलेक्जेंडर जिसके बारे में अनिका दिन रात बात किया करती है। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि सुष्मिता उसे बच्चा समझकर उसे फुसलाने की कोशिश कर रही थी। सुषमा की आंखों में अलेक्जेंडर ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि वो अलेक्जेंडर की सिचुएशन पर कितनी दुखी थी, मगर सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करते हुए कहीं ना कहीं सुष्मिता अलेक्जेंडर को ठेस पहुंचा रही थी। अलेक्जेंडर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे बच्चा समझे। इसीलिए आर्यन और रिया का हाथ पकड़कर अलेक्जेंडर ने कहा, चलो हम ऊपर चलकर देखते हैं कि हमारे लिए खेलने के लिए इस बंगले में कितनी सेफ स्पेस है। ये कहते हुए अलेक्जेंडर रिया और आर्यन दोनों को खींचकर स्टेयरकेस से ऊपर ले गया। बच्चों के जाने के बाद सुष्मिता अनिका की ओर मुड़ी और अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, अनिका तुम बेफिक्र होकर स्टाफ यूनिवर्सिटी चली जाना। बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ बच्चों की देखभाल करने के लिए। सुष्मिता को तीनों बच्चों की पसंद नापसंद और उनके रूटीन के बारे में अच्छी तरह से समझाने के बाद अनिका बच्चों को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी थी, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसे आज रात आराम करना होगा क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत ही खास दिन होने वाला था। अनिका अगले दिन स्टाफ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर जाने वाली थी, जहां उसे लाइब्रेरी में पहुंचकर स्टाफ यूनिवर्सिटी की आर्काइव से फाइल नंबर 004 के जरिए V16 पाउडर का फॉर्मूला निकालना था। अगले दिन सुबह अनिका स्टाफ यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची। तब सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका को रोककर उसका आईडी कार्ड मांगा। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को थमा दिया। अनिका स्टाफ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्टूडेंट की हैसियत से आई थी। अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेसर थी, इसीलिए एक फेक आईडी बनवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट करने स्टाफ यूनिवर्सिटी पहुंची थी। स्टूडेंट बनकर यूनिवर्सिटी में घुसने से अनिका को पूरी यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिल जाता, खास करके लाइब्रेरी का, जहां स्वाति मल्होत्रा ने आर्काइव में फाइल नंबर 004 छुपाई थी। हेड ऑफिस में विजिटिंग स्टूडेंट की एडमिशन प्रोसेस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अनिका सीधे जाकर लाइब्रेरी पहुंची। स्टाफ यूनिवर्सिटी दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुई थी अनिका। जब अनिका कॉरिडोर से चलकर लाइब्रेरी की ओर जा रही थी तब अचानक कुछ भारतीय मूल के स्टूडेंट पीछे से जोर जोर से चीखकर आवाज़ें लगाने लगे, अरे आज राहुल आने वाला है यहाँ पर शूटिंग करने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी में द सुपरस्टार राहुल खुद आने वाला है। चलो हम सब जाकर उसकी शूटिंग देखते हैं, और अगर हम में से कोई लक्की रहा तो हमें उसके साथ सेल्फी खींचने का भी मौका मिल जाएगा। भारतीय मूल के लड़के लड़कियों के साथ साथ काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट भी इस शूटिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। अनिका जानती थी कि स्टाफ यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी फ्री माइंड थे। अपनी पसंद नापसंद के लिए वह लोग किसी धर्म, जाति या फिर सरहद की मर्यादाओं में अपने आप को नहीं बांधते थे। इसीलिए भारतीय मूल के छात्रों के साथ साथ कई विदेशी मूल के छात्र भी राहुल के फैन नजर आ रहे थे। कॉलेज में शूटिंग होने वाली थी, इस बात को लेकर सारे जवान लड़के लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। एक बड़ी सी बिल्डिंग में काफ़ी लंबा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के अंत में लाइब्रेरी थी, मगर बीच में कई सारे बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए थे, जैसे कि डांस रूम हॉल, बास्केटबॉल रिंग, टेबल टेनिस स्पोर्ट्स,
बैडमिंटन कोर्ट और तरह तरह की एक्टिविटीज के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए थे। अनिका तेजी से लाइब्रेरी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कई लोगों के फुट स्टेप सुनाई देने लगे। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो कई सारे लोग जैकेट और मास्क पहने एक आदमी का पीछा करते हुए अनिका की ओर आगे तेजी से बढ़ रहे थे। अनिका घबराकर एक जगह पर रुक गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्टाफ यूनिवर्सिटी में इस तरह अनिका का पीछा कौन कर रहा था। वो आदमी तेजी से चलते हुए अनिका के पास आया और अनिका के पास आते ही उसने अपने सर से टोपी निकाली और अनिका को घूर घूर कर देखता रहा। अनिका इन आंखों को अच्छी तरह से पहचानती थी, मगर आंखों के आसपास और पूरे चेहरे पर लगाया हुआ मेकअप इतना ज़्यादा था कि अनिका ने कुछ ही पलों में उस चेहरे से अपनी नज़रें घुमा ली। जब अनिका ने दोबारा अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा तो वह बड़े ही प्यार से अनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को एक दिन के अंदर क्या हो गया था। एक दिन पहले ही राहुल अनिका को हवस भरी नज़रों से देख रहा था। राहुल चेहरे से काफ़ी सातिर नज़र आ रहा था और अनिका ने एक दिन पहले ही अपने लिए राहुल की नज़रों में गलत इंटेंशन पढ़ लिए थे, मगर आज अचानक ही राहुल की आंखों से एक इंटेंशन गायब हो गए थे। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अनिका को बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ देख रहा था। कुछ वक्त तक राहुल वहीं खड़ा अनिका को देखता रहा। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन के अंदर राहुल के अंदर इतना सारा बदलाव कैसे आया था। तभी अचानक राहुल के फैंस ने फिर से उसे घेर लिया। काफ़ी लड़कियां राहुल के साथ फोटो खिंचाना चाहती थी। राहुल ने एक एक करके सबके सेल्फी दी और फिर दोबारा से अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने रास्ते पर निकल पड़ा। राहुल के साथ साथ कई यंग और एनर्जेटिक बच्चों का एक बड़ा सा हुजूम राहुल का पीछा करते हुए उसके साथ साथ चला गया। उन सब के जाते ही अनिका फिर से अपने कदम लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ाने लगी। लाइब्रेरी अभी कुछ दूर पर थी। तब अचानक अनिका की कमर पर जोर से एक बॉल आकर लगा। जैसे ही बॉल अनिका के पास जमीन पर गिरा, एक विदेशी मूल का लड़का जैक तेजी से वह बॉल उठाने अनिका के पास आया, मगर जैसे ही उसने वह बॉल अनिका के पास से उठाया, उसकी नज़रें अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही वो बॉल फिर से उसके हाथ से गिर गया और उसके मुंह से विसल बज गई। वो लड़का अंग्रेजी एक्सेंट में अनिका से बात करने लगा। उस लड़के ने अनिका के साथ जो बातें की उसका मतलब यह था कि अरे वाह, तुम्हें आज से पहले इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। क्या तुम नई एडमिशन हो? इससे पहले कि तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो या मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आज से पहले इस कॉलेज में तुम जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अब जब मैंने तुम्हें साफ साफ अपने दिल की बात कह ही दी है तो मैं यह भी बता दूं कि मेरा नाम जैक है। मैं इसी कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ता हूं। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी ब्यूटी देखकर मुझे इतना तो एहसास हो गया है कि तुम मुझसे काफ़ी जूनियर हो, मगर मुझे बुरा समझने की गलती मत करना। मैं यहाँ का चैम्पियन बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। तुम चाहो तो मेरी गेम देख सकती हो। इससे पहले कि जैक अपनी गेम दिखाने के लिए जमीन पर पड़ा बास्केटबॉल उठाने की कोशिश करता, एक क्विक एक्शन के साथ अनिका ने वह बास्केटबॉल अपने हाथ में पकड़ लिया और जैक को देखकर कहा, ठीक है, चलो हो जाए मुकाबला, देख लेते हैं किसकी गेम ज़्यादा स्ट्रोंग है। अनिका ने जिस तेज मुंह से बास्केटबॉल को जैक के हाथों से लिया था वो देखकर जैक काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। जैक ने कभी सोचा नहीं था कि एक सीधी सादी भोली भाली सी दिखने वाली लड़की बास्केटबॉल खेलने में इतनी माहिर हो सकती थी। जैक ने फिर से अनिका की ओर देखकर विसल बजाते हुए अनिका से कहा, तो हो जाए मुकाबला, देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है। इससे पहले कि जैक अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, अनिका ने अपने हाथों में लिया हुआ बास्केटबॉल सीधे बास्केटबॉल कोर्ट के साइड में लगे बास्केटबॉल रिंग पर जा फेंका। हवा में गोल गोल घूम रहे बास्केटबॉल पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। अनिका ने जिस स्विफ्ट मूवमेंट के साथ उस बास्केटबॉल को बास्केट की ओर फेंका था वो देखकर वहां के सारे स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स हैरान हो गए। बास्केटबॉल गोल गोल घूमता हुआ अनिका के हाथों से निकलकर सीधे बास्केट की ओर जाने लगा। बास्केटबॉल को कोर्ट में कभी इससे पहले किसी ने इतनी दूरी से बास्केट के अंदर नहीं फेंका था। अगर अनिका का फेंका हुआ बॉल बास्केट के अंदर जाता है तो ये अपने आप में बास्केटबॉल कोर्ट का एक नया रिकॉर्ड होगा। कुछ ही सेकंड में बॉल सीधा बास्केट के अंदर जा गिरा। अनिका ने बास्केटबॉल कोर्ट पर रिकॉर्ड कायम कर दिया था। बास्केट होते ही सारे प्लेयर्स ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। जैक ने अनिका की इस हरकत पर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। जैक एक काफ़ी ऊंची कद काठी का लड़का था। उसके बाल घुंघराले थे और रंग बिल्कुल दूध सा गोरा।
जैक के होठ गुलाबी थे और एक एथलीट होने की वजह से उसके हाथ पांव काफ़ी स्ट्रोंग थे। जैक देखने में काफ़ी हैंडसम लगता था। अनिका की जगह अगर और कोई लड़की होती तो जैक के फीचर पर फिदा हो गई होती, मगर अनिका के मन में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। अनिका का ध्यान जैक पर बिल्कुल नहीं था। अनिका किसी भी तरह लाइब्रेरी पहुंचकर V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला हासिल करना चाहती थी। जैक ने अनिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? मैंने तुम जैसी बास्केटबॉल प्लेयर आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। क्या चीज़ हो तुम, सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर, और क्या क्या खूबियां हैं तुम में, मैं ये जानना चाहता हूँ। अनिका जैक की बात को इग्नोर करके लाइब्रेरी की ओर वापस चलने लगी। जैक ने पीछे से अनिका को आवाज़ देते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी मिस, कहाँ जा रही हो तुम? अनिका ने मुड़कर जैक की ओर देखकर कहा, मुझे लाइब्रेरी जाना है, ये सही रास्ता है ना? जैक ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रास्ता तो सही है मगर तुम गलत वक्त पर जा रही हो। फिलहाल लाइब्रेरी में एक बहुत बड़े इंडियन सुपरस्टार की शूटिंग चल रही है, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अनिका ने पहले भी स्टार यूनिवर्सिटी के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से अनिका ने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी पुरानी थी। स्टार यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी बदला गया था। वक्त के साथ साथ बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेज किए गए थे, और अनिका ये भी नहीं जानती थी कि उसने इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी उसमें वो लाइब्रेरी कहाँ थी जिसमें स्वाति मल्होत्रा ने V16 पावर ड्रग का फार्मूला छुपाया था। अनिका फिर से जैक के पास गई और जैक से पूछने लगी, क्या तुम जानते हो कि ये जो नई लाइब्रेरी है वो एग्जैक्ट उसी जगह पर बनाई गई है जहाँ पर पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी? जैक ने अनिका की ओर देखकर एक बड़ी सी स्माइल देकर कहा, देखो मैं तो पिछले 3 सालों से ही इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ हूँ, मगर तुम्हारी तरह मैं भी जिस चीज़ से जुड़ा हूँ उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। मुझे इतना पता है कि जो पुरानी लाइब्रेरी थी वो इस लाइब्रेरी के मुकाबले काफ़ी छोटी थी, मगर वो लाइब्रेरी भी इसी लाइब्रेरी के अंदर शामिल है। उस लाइब्रेरी को अब इस लाइब्रेरी का एक छोटा सा हिस्सा बना दिया गया है। उस लाइब्रेरी को अब लोग डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिसिन की लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जैक के मुंह से ये नाम सुनते ही अनिका के दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। अनिका अब जान चुकी थी कि स्वाति ने खास V16 पावर ड्रग का फार्मूला उसी लाइब्रेरी में क्यों छुपाया था। अनिका तेजी से अपने कदम फिर से लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ाने लगी। तभी जैक जल्दी से दौड़कर अनिका के पास आया और अनिका के साथ साथ चलते हुए कहने लगा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना तुमसे, तुम इस वक्त लाइब्रेरी में नहीं जा सकती, अंदर शूटिंग हो रही है। क्यों ना हम थोड़ी देर कैंटीन में बैठकर एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। हालांकि जैक काफ़ी खुले विचारों का सीधा साधा लड़का था, मगर अनिका को इस वक्त जैक की बातों से काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। अनिका को जैक की फ्लर्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अनिका इस वक्त जैक को एंटरटेन नहीं कर सकती थी। अनिका एक औरत होने के नाते ये भी जानती थी कि जैक के इंटेंशन बुरे नहीं थे, वो बस एक खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता था। मगर अनिका के पास इस वक्त जैक के किसी भी बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। कुछ ही देर में जैक और अनिका दोनों लाइब्रेरी के पास पहुंच गए। लाइब्रेरी के गेट कीपर ने अनिका को अंदर जाने से रोक लिया। अनिका ने उस गेट कीपर से कहा, देखिए मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। गेट कीपर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे इतना भी क्या ज़रूरी है? तुम लोग वक्त पर पढ़ते नहीं हो, और अब एग्जाम सर पर आ जाता है तब लाइब्रेरी की याद आती है तुम्हें। इस यूनिवर्सिटी का तो पूरा माहौल ख़राब हो गया है। बच्चे पता नहीं यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं या फिर पिकनिक मनाने, और देखो तो कह रही है कि मुझे लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, और मैडम पढ़ाई करने भी आई है, वो भी बॉयफ्रेंड के साथ। जाओ भाई किसी पार्क का कोना ढूंढ लो। वो गेट कीपर बड़ी ही ऐठ के साथ टूटे फूटे इंग्लिश सेंटेंस में अनिका के साथ ये सारी बातें कर रहा था। इससे पहले कि अनिका उस गेट कीपर के साथ और कोई बात करती, जैक ने अनिका के आगे आते हुए कहा, देखो तुम इस लाइब्रेरी के गेट कीपर हो, कोई प्रिंसिपल नहीं। अरे किसी नई स्टूडेंट के साथ इस तरह से बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नई स्टूडेंट पर हमारी यूनिवर्सिटी की क्या इमेज बना रहे हो तुम? जैक की बात सुनते ही उस गेट कीपर ने कहा, अरे भाई अंदर शूटिंग चल रही है, 2 घंटे तक किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। अगर तुम लोगों को सच्ची पढ़ाई करनी है तो फिर एक काम करना, 2 घंटे बाद आना, तब तक शूटिंग पूरी हो जाएगी। अनिका के लिए अब 2 घंटे का इंतजार करना बेहद मुश्किल था। अंदर किसी भी तरह जाकर अनिका जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग का फॉर्मूले तक पहुंचना चाहती थी।
अनिका किसी भी तरह अंदर जाने की कोई तरकीब सोच रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अंदर गेट के पास खड़ा राहुल अपने डायरेक्टर से कह रहा था, इस लड़की को अंदर आने दिया जाए। देखने में ठीक ठाक है ये लड़की, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम चल जाएगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल ने जानबूझकर अनिका को नीचा दिखाने के लिए उसकी शक्ल जूनियर आर्टिस्ट जैसी कही थी। मगर इस वक्त अनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे क्या बुला रहा था। बस किसी भी तरह अनिका लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहती थी। इससे पहले कि डायरेक्टर राहुल की इस बात का कोई जवाब देता, जैक ने अपने कदम लाइब्रेरी की ओर बढ़ाए और अपने हाथ ऊपर करते हुए डायरेक्टर से कहा, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठे रहेंगे। इससे पहले कि डायरेक्टर इस बात का कोई जवाब दे पाता, राहुल ने जैक की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। और ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है। ये कहानी कॉलेज में पढ़ते अच्छे स्टूडेंट की है, तुम जैसे स्टूडेंट्स की नहीं, जो कॉलेज में सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं। राहुल की बात सुनते ही जैक ने पलटवार जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों कोने में किसी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। आप लोग आराम से अपनी शूटिंग पूरी कर लीजिएगा, आपकी शूटिंग एकदम रियल लगेगी। राहुल ने फिर से पलटवार इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, हमें रियल आर्टिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से हमारे पास काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं जो लोग रियल एक्टिंग करना जानते हैं। हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राहुल के बॉडीगार्ड ने अनिका के आसपास एक घेरा बना लिया और उसे अंदर ले जाने लगे। जैक वहीं खड़ा अनिका को अंदर जाते हुए देखता रहा। जैसे ही अनिका लाइब्रेरी के अंदर पहुंची और जब उसने चारों ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। उसकी नज़रें बस ये ढूंढ रही थी कि आखिर बायोमेडिसिन्स की डिपार्टमेंट कहाँ थी। अंदर कुछ लोग शूटिंग की तैयारियां कर रहे थे। एक ट्रैक पर कैमरा बिछाया जा रहा था, लाइटिंग की जा रही थी और कुछ लोग डायलॉग रिहर्सल कर रहे थे। कोने में एक फाइट मास्टर किसी आर्टिस्ट को फाइट सीन समझा रहा था। अनिका ने फिल्म की शूटिंग को होते हुए पहले कभी नहीं देखा था, मगर अनिका को इस वक्त ये बातें बिल्कुल एक्साइट नहीं लग रही थी। अनिका किसी तरह ये जानना चाहती थी कि स्वाति मल्होत्रा ने आखिर V16 पावर ड्रग का फार्मूला कहाँ छिपाया था। अनिका एक कोने में बैठकर लगातार अपनी नज़रें लाइब्रेरी में चारों तरफ घुमाने लगी। जो सीन राहुल इस वक्त शूट करने वाला था वो एक क्लासिक हॉलीवुड की फिल्म का सीन था। यहाँ एक फाइट सीन होने वाला था जहाँ हीरो को पता लग चुका था कि यूनिवर्सिटी में एक सीक्रेट ड्रग मौजूद है और लाइब्रेरी में हीरो और विलन के बीच फाइट सीन फिल्माए जाने वाले थे। कहानी का मुख्य किरदार राहुल निभाने वाला था। डायरेक्टर राहुल को और राहुल से जो आदमी लड़ाई करने वाला था उसे सीन अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था। अनिका की नज़रें भले ही लाइब्रेरी में चारों तरफ घूम रही थी, मगर अनिका के कान काफ़ी शार्प थे। वो डायरेक्टर राहुल को जो भी समझा रहा था वो सारी की सारी बातें अनिका बड़ी ही क्लियरली सुन पा रही थी। अनिका अपनी जगह से उठकर धीरे से लाइब्रेरी के पीछे वाले हिस्से की ओर जाने लगी, मगर इससे पहले कि अनिका लोगों की नज़रों से बचकर पीछे के हिस्से तक पहुंच पाती, अचानक अनिका के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसने अनिका से पूछा, यस मैडम, क्या चाहिए आपको? आपको चाय, कॉफ़ी, नाश्ता जो भी चाहिए मुझे कहिए, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अचानक सामने आए उस आदमी को देखकर अनिका के कदम लड़खड़ाने लगे। अनिका ने अपने आप को संभालते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उस आदमी से कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिका को देखकर वो आदमी अचानक ही मुस्कुराने लगा। उसने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अनिका उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गई। अनिका ने काफ़ी सीक्रेटली स्टाफ यूनिवर्सिटी पहुँचने का पूरा प्लान बनाया, मगर अनिका नहीं जानती थी कि आखिर उसका प्लान कैसे लीक हुआ था। उसके सामने खड़ा ये आदमी कौन था, ये भी अनिका नहीं जानती थी। अनिका ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए उस आदमी से कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो बस यूं ही जरा। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ बोल पाती, उस आदमी ने अनिका को रोकते हुए कहा, देखिए, बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप जो ढूंढ रही है वो वहाँ है। ये कहते हुए उस आदमी ने अनिका के पीछे इशारा किया। अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर वो आदमी अनिका को क्या दिखाना चाहता था। जब अनिका ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफ़ी हैरान हो गई। वो आदमी अनिका के कुछ पास आया और अनिका के कानों के पास आकर धीमी आवाज़ में कहने लगा कि यही ढूंढ रही थी ना आप? मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। अब जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले, जाकर अपना मकसद पूरा कर लो।